नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज़ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट ट्रैक्स द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्रीज रेसिडेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे जो कंट्री के जो रेसिडेंट है उनका दुनिया से कैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको ट्रैक करना इस कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, नेट एरर्स एंड ओमिशंस होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। करंट अकाउंट के अंदर जो बैलेंस ऑफ विजिबल्स लाइक मर्चेंडाइज ट्रेड एंड इनविजिबल्स इसके अंदर आते हैं, लाइक सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स। एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, बैंकिंग कैपिटल्स, ये सब आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट की बात करें तो इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द गुड्स, सर्विसेज एंड जो इनकम है बाय रेसिडेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एक फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन हुआ, इनकम का ट्रांजेक्शन हुआ रेसिडेंट्स का दुनिया के साथ। एंड बैलेंस ऑफ विजिबल्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो जो हमको दिखते हैं लाइक जो फिजिकल गुड्स एंड जो विजिबल आइटम्स हैं उनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंट द डिस्पैरिटी बिटवीन द वैल्यूज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, बैलेंस ऑफ विजिबल्स या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ना, लोग बैलेंस ऑफ विजिबल बोलने से समझ जाते हैं बट बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलने से लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कुछ नहीं होता, बैलेंस ऑफ विजिबल या जो करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास जो विजिबल आइटम्स है उनका बैलेंस, मतलब disparity between import and export of the physical goods and visible items is called as balance of trade or balance of visible. So balance of trade is equal to value of exports of good minus value of imports of goods. बैलेंस ऑफ इनविजिबल का मतलब क्या है? यहाँ पे सर्विसेज आते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं, नेट इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स को यहाँ पे 13 हेडिंग्स में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है जो दिखते नहीं हमको। ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज, अदर बिजनेस सर्विसेज, जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, और फिजिकल इनपुट्स ओन बाय अदर। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू रिसीव्स और पेमेंट्स, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पर्सनल, कल्चर एंड पर रिक्रिएशनल सर्विसेज, ये सब आते हैं भाई हमारे पास किसके अंदर? बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में, है ना। गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड एज वेयर, जो कहाँ पे कहीं और जगह पे इंक्लूड नहीं होते वो यहाँ पे आते हैं भाई बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में। ठीक है, पेमेंट एंड रिसिप्ट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एम्बेसीज एंड डिप्लोमेटिक जो मिशन होते हैं उनमें जो पैसा जो रिसीप्ट्स मिलता है वो सब किसके अंदर आता है? बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के अंदर। ठीक है, एंड अदर विच आर नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर, जो है कहीं और नहीं इंक्लूड होते वो सब इनमें बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में इंक्लूड होते हैं। ऑल्सो जो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स हैं इंक्लूडिंग बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट ट्रांसफर्स सच एज गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेज, जो हैं गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेज वो भी कहाँ पे आते हैं? बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के अंदर आते हैं। नेट इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which include compensation of employees and investment income in the form of dividends, profits and interest income। ठीक है, dividends, profits and interest income के फॉर्म में जो एम्प्लॉयज़ को कंपेंसेशन मिलता है या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम मिलता है वो सब किसके अंदर आते हैं? नेट इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सब करंट अकाउंट के अंदर इनविजिबल, बैलेंस ऑफ इनविजिबल के अंदर आते हैं। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ विजिबल्स, जिसमें गुड्स है हमारे पास जो ट्रेड, बैलेंस ऑफ विजिबल्स या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं इसको, एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स जिसमें हमारे पास सर्विसेज, नेट इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द रेमिटेंसेज एंड गिफ्ट्स, ये सब आते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, अभी तक हमने बात की अबाउट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट की। सो व्हाट लेवल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट इज डिफर्ड और डिज़ायर्ड और सस्टेनेबल, कितना लेवल हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट का डिज़ायरेबल या फिर सस्टेनेबल है? तो रंगराजन कमेटी जिसने 1993 में अपना रिपोर्ट दिया उसने बोला कि 2% ऑफ द जीडीपी, अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ द जीडीपी इज डीम्ड सस्टेनेबल फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर अराउंड 2% ऑफ जीडीपी का जो यहाँ पर बस करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो सस्टेनेबल है, ऐसा रंगराजन कमेटी ने कहा। जो रंगराजन कमेटी कब बनाया गया था? 1993 में। इसने बोला कि भाई 2% ऑफ जीडीपी इज सस्टेनेबल। आरबीआई एंड गवर्नमेंट करंटली जो एडवोकेट आज करती है, मतलब आज जो मानती है कि कितना हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, डिजायर्ड है वो कितना है? 2.5 to 3%।
YD रेड्डी जो कि 14 का फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे, उन्होंने बोला ड्यूरिंग शॉक इट कुड एस्केलेट टू 4.5% ऑफ GDP इफ टारगेट रिमेन विद इन 2.5 to 3% ऑफ रेंज, है ना। जब शॉक के समय आए तो 4 to 5% ऑफ GDP भी जा सकता है, बट इंडिया को यहाँ पे रिकमेंड किया कि भाई आप 0% करंट अकाउंट डेफिसिट पे ध्यान देना, इसकी तरफ आगे बढ़ो टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन एब्जॉर्बिंग पोटेंशियल शॉक्स यार, ठीक है। गोल रखना है कि 0% करंट अकाउंट डेफिसिट हो। फिर हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें हमने बात की अबाउट दी करंट अकाउंट की। जिसमें बैलेंस ऑफ विजिबल्स आते हैं, दैट इज ट्रेड्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल जिसमें सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स में रेमिटेंसेज एंड गिफ्ट्स। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट जो है इट डॉक्यूमेंट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट और लोन्स, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर लोन्स की फॉर्म में जो कैपिटल का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है उसको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट देखता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। इसके अंदर लोन्स की बात होती है लाइक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, हमने देखा था कैपिटल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसेट और लायबिलिटीज यार। सो ये लायबिलिटीज़ तो है, लोन जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस, ट्रेड क्रेडिट, ये लायबिलिटीज़ है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो यहाँ पे फ़ायदा होगा। बैंकिंग कैपिटल्स जो है वो सब किसके अंदर आएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। सबसे पहले तो हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, FDI। सो डेफिनेशन जो है मायाराम पैनल ने डेफिनेशन जो था उन्होंने क्या बोला कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है यार, एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू और एक्सीडिंग अ 10% स्टेक इन अ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन 9 फुल डाइल्यूटेड बेसिस on a full diluted basis in a listed company is constructed as an FDI। मतलब एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर 10% से ज़्यादा स्टेक पे इन्वेस्ट करना इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यार। एंड एनी इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड एंटिटीज इवन इफ इट इज़ ओनली 1 or 2% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल इट इज ट्रीटेड एज FDI, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है, वो FDI कहलाएगा, चाहे वो 1 से 2% ही क्यों ना हो। बट लिस्टेड कंपनी में 10% से ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको क्या करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ये मायराम पैनल ने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। नाउ फंड इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीन फील्ड। देखो ग्रीन मतलब हरा खेत, हरा खेत मतलब नया नया उगा है। अकर व्हेन मल्टीनेशनल ऑपरेशन एस्टेब्लिश न्यू फैक्ट्रीज, नया न्यू फैक्ट्रीज एंड और स्टोर इन फॉरेन कंट्रीज कॉन्ट्रास्टिंग विद ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द न्यू फैक्ट्री समथिंग दैट इज रिलेटेड टू न्यू थिंग्स इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट यार। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें, नया प्रोजेक्ट बनाना। ब्राउन फील्ड मतलब एग्जिस्टिंग जो हमारे पास प्लांट है, कंपनी है ना, फैक्ट्री है, उस पर एक्विजिशन करना, उसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना विदाउट, है ना, एस्टेब्लाइजिंग न्यू फैसिलिटीज़, इसी के ऊपर न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इनिशिएट करना इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड। तो पहले से खेत हो बना हुआ है तो उसको ब्राउन फील्ड बोलेंगे, पहले से चीज़ें हैं तो ब्राउन फील्ड बोलेंगे, चाहे वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हो। नया बनाया गया तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। रूट्स ऑफ FDI इनटू इंडिया, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में कैसे आ सकते हैं, थ्रू ऑटोमेटिक रूट एंड थ्रू गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में कैसे भाई, है ना, ऑटोमेटिक रूट अलाउज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट और RBI। एग्जांपल के तौर पे जो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर जो FDI होता है, ई-कॉमर्स एक्टिविटीज़ के ऊपर जो FDI है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिक रूट से होते हैं, कोई भी यहाँ पे प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती गवर्नमेंट या फिर RBI से। बट जो गवर्नमेंट रूट है इसमें, है ना, एक्टिविटीज़ नॉट कवर अंडर ऑटोमेटिक रूट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल यार, ठीक है। लाइक अगर आपको डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है ना, फार्मास्यूटिकल में, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें, बल्क मल्क, है ना, जो मल्क ब्रांड है, रिटेल ट्रेडिंग की बात करें, मतलब मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग अगर आपको करना है, इन सब मटेरियल में आपको मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में, ई-कॉमर्स में, ऑटोमोबाइल्स हमारे देश के लिए अच्छा होगा तो इसमें कोई भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। बट जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है, डिफेंस सेक्टर में कुछ नुकसान हो सकता है, फार्मास्यूटिकल, लोगों को जान खतरा हो सकता है, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, ये सब में आपको परमिशन लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट रूट्स ऑफ FDI इन इंडिया की, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की। नेक्स्ट हमारे पास करंट अकाउंट के अंदर, है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं।
एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? इट रिफर्स टू द परचेस ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी कंट्रोल ओवर द सेम, ठीक है। एसेट परचेस करना बट उसके ऊपर कंट्रोल ना होना, इस कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप उसका 10% से ज़्यादा ले रहे हो, यहाँ पे मैंने बताया ना 10% आप स्टेक ले रहे हो, ये लिस्टेड कंपनीज की बात की है ना। अनलिस्टेड कंपनीज में 1 to 2% आप स्टेक ले रहे हो, तो भी आप यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप उसको क्या कर रहे हो, एक तरह से उसका शेयर ले रहे हो भाई, उसमें आपका परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। बट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसके ऊपर कंट्रोल होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पार्ट हो जाएगा जिसमें आपको कंट्रोल होगा भाई, बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ पे नो कंट्रोल, विदाउट एनी कंट्रोल ओवर द सेम, दैट इज लेस देन 10% शेयर इन द लिस्टेड कंपनी। तो आपके पास कोई यहाँ पे क्या नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। एंड इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एनी क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टर्म एज एफडीआई। तो अनलिस्टेड कंपनी में आप कुछ भी इन्वेस्ट करो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, वो एफडीआई ही होगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसमें हो सकता है, लिस्टेड कंपनीज में। अगर आप उसमें 10% से कम स्टेक रखते हो तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर नेशन कंपनी बाय फॉरेन इंडिविजुअल ऑफ अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यार, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में क्या हो रहा है, आप दूसरे देश के जो है शेयर में, मतलब सिक्योरिटीज़ में पैसा ले रहे हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप कंपनी के ऊपर पैसा लगा रहे थे, कंपनी के अंदर, ठीक है, एसेट के अंदर। एसेट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसेट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यार, ठीक है। एंड मोस्टली मेड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है ना, मोस्टली फाइनेंशियल मार्केट में जो सिक्योरिटीज है उस पर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। एंड ये शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, एंड इसको हॉट मनी भी बोलते हैं, बिकॉज आते हैं इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए चले जाते हैं। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है, सेबी। एक होता है इन्वेस्टमेंट थ्रू डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एक होता है इन्वेस्टमेंट थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट्स। यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होता है यार, एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू कौन करता है, बैंक, विच रिप्रेजेंट फॉरेन कंपनीज पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़, ठीक है। जो फॉरेन कंपनी का जो पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ है ना, वो अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक कर यहाँ पे इशू करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसमें हमारे पास 3 तरह के रिसीट्स की बात करते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो हमारे पास अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स को इसको देखो नाम से समझ आ रहा है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो अमेरिकन बैंक ने इशू किया, यूएस के बैंक ने इशू किया, रिप्रेजेंटिंग सिक्योरिटीज ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन द यूएस स्टॉक मार्केट, है ना। फॉरेन कंपनी का जो सिक्योरिटीज़ है वो यूएस स्टॉक मार्केट में है बोल के ऐसा अमेरिकन ने एक डिपॉजिट रिसिप्ट, नाम से समझ जाओगे भाई 90%। तो अमेरिका में लोग, अमेरिकन बैंक ने बोला कि हमारे यहाँ आपने कुछ रिसिप्ट यहाँ पे डिपॉजिट किया, उसके आपने रिसिप्ट दिया। एंड इट इज़ डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, अलाउइंग यूएस इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन नॉन यूएस कंपनीज। तो ये जो है नॉन यूएस कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज यूएस डॉलर में है ये। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का क्या होता है, यहाँ पे जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इट इज़ इशूड बाय इंटरनेशनल मार्केट, है ना। जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है इसको इशू किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। एंड ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जैसा ही काम करते हैं बट ग्लोबल स्केल में है। एंड ये डॉलर्स या फिर यूरो दोनों में डिनोमिनेट करते हैं। एंड इट इज ट्रेडेड इन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज यार। एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट जो है ये फॉरेन इन कंपनीज इशू करती हैं, फॉरेन कंपनीज इस्तेमाल करते हैं टू मोबिलाइज सेविंग्स फ्रॉम इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। इंडियन कैपिटल मार्केट में मोबाइज करना है सेविंग। तो जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स है आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज़ एंड अलाउइंग द इंडियन टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, ठीक है। जो फॉरेन कंपनीज है उसमें जाके ये क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इंडियंस हैं वो। सो एक तरह से आप समझना, ये जो है आप दूसरे देश में जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो हमारे पास ये बता रहा है। अलग अलग बैंक अलग अलग इशू करते हैं इसको। नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि बैंक इशू करते हैं विच रिप्रेजेंट अ फॉरेन कंपनी पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़। अमेरिका में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडिया में इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स से आप फॉरेन कंपनीज में जाके ट्रेड कर सकते हो। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स में भी आप क्या कर सकते हो, डॉलर से या फिर यूरो में जाके
आप दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे खरीद सकते हो, बेच सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें पार्टिसिपेटरी नोट की। देखो भाई, पार्टिसिपेटरी नोट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करते हैं इन्वेस्टर्स और हेज फंड्स दैट नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज़, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, हेज फंड जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में तो पार्टिसिपेटरी नोट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंडियन ब्रोकर जो कि रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ, वो परचेस करते हैं इंडियन बेस्ड सिक्योरिटीज़ को या फिर शेयर को, एंड देन इशू पार्टिसिपेटरी नोट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। मतलब ये बोलते हैं कि जो बीच वाले जो इंडियन ब्रोकर हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में या फिर इंडियन शेयर मार्केट में, किसके बदले, कोई फॉरेनर है उसके बदले। ठीक है, जब वो इन्वेस्ट किए, ये नॉट रजिस्टर्ड थे, दे आर नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं, ठीक है तूने, फॉरेनर बोलते हैं कि भाई तूने ठीक है इन्वेस्ट किया, क्या सबूत है तेरे पास? तो बोलता है ये देख भाई पी नोट, तो मैं पार्टिसिपेटरी नोट बताता हूँ, इसमें ये सबूत है कि मैंने इन्वेस्ट किया है। सो इंडियन ब्रोकर हुआ रजिस्टर्ड विद सेबी परचेज इंडियन बेस्ड सिक्योरिटीज और शेयर एंड देन इशूड पार्टिसिपेटरी नोट टू दी फॉरेन इन्वेस्टर्स। एंड पार्टिसिपेटरी नोट ओनर्स जो हैं दे डू नॉट डायरेक्टली ओन दी शेयर। जो पार्टिसिपेटरी नोट ओनर्स होते हैं, लाइक जो फॉरेनर्स हैं, वो डायरेक्टली शेयर नहीं रखते बट होल्ड द राइट टू अंडरलाइन सिक्योरिटीज़। जो सिक्योरिटीज़ है जिस पे इंडियन ब्रोकर ने खर्चा किया है, उसको यहाँ पे उसके ऊपर राइट्स रखते हैं थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट। डायरेक्टली नहीं रखते बट हाँ, अंडरलाइन सिक्योरिटीज़ के ऊपर राइट्स रखते हैं। ये हो गया पार्टिसिपेटरी नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी लोन्स की। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं। देखो भाई, यहाँ पे हमने बात की अबाउट दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी फॉरेन कैपिटल अकाउंट में लोन्स की। लोन्स में हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड ट्रेड क्रेडिट की बात करेंगे। सो लोन्स की बात करें, सो लोन जो है इट रिप्रेजेंट दैट लोन टेकन बाय अ कंट्री इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम इंटरनेशनल मनी मार्केट। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट है उसमें लोन्स जो हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने जो लिए हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। एंड दिस ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ डेट कैपिटल। इसकी वजह से क्या होता है, डेट कैपिटल बनता है। एंड इसके अंदर लोन्स में हम बात करते हैं अबाउट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आर द लोन्स दे आर रेस्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, है ना। कमर्शियल लोन्स जो कि रेस किए आते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, उसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। एंड देर ऑब्टेन एट अ मार्केट इंटरेस्ट रेट विदाउट एनी कंसेशन। यार इसमें कोई डिस्काउंट विस्काउंट का चक्कर नहीं है, सिर्फ मार्केट इंटरेस्ट रेट पे ये ऑब्टेन होते हैं। एंड एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन रेज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, एंटिटीज़ जो कि एलिजिबल हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, वो भी यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले सकते हैं। एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग टिपिकली हैव अ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उनका मैच्योरिटी कितने ईयर का होता है, 3 ईयर्स का। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है मैच्योरिटी ऑफ 3 ईयर्स, ऑल्दो एक्सेप्शंस में बी इन सर्टेन केसेस। यार मैच्योरिटी जनरली 3 साल का होता है बट कहीं कहीं पे एक्सेप्शन दिया जा सकता है, किया जा सकता है। एंड द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कैन बी बोरोड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। यार जो आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता उन करेंसी में यहाँ पे बोरोइंग किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की बात करें तो लोन्स विच इंक्लूड बैंक लोन, फ्लोटिंग या फिर फिक्स रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सक्लूडिंग द फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन टाइप्स में यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किया जा सकता है। ट्रेड क्रेडिट की फॉर्म में, मतलब बायर क्रेडिट एंड सप्लायर क्रेडिट के फॉर्म में बियॉन्ड 3 ईयर्स का जो है यहाँ पे सीबीज ले आ सकता है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किया जा सकता है। फिर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स के तौर पे यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किया जा सकता है। फाइनेंशियल लीज की फॉर्म में यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किया जा सकता है। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ लोन इज एक्सटर्नल असिस्टेंस। यार सो एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है, इट रिफर्स टू बोरोइंग विद द कंसिडरेशन ऑफ असिस्टेंस। यार इसमें असिस्टेंस किया जाता है। सो टिपिकली इट इन्वॉल्व लोअर इंटरेस्ट रेट एंड लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, मार्केट इंटरेस्ट रेट की जो है, देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में यहाँ पे मार्केट इंटरेस्ट रेट पे ये लिया जाता है एंड मैच्योरिटी जनरली 3 ईयर्स का होता है, बट यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट पे होता है ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड ये लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका। एंड जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है इट इज़ जनरली प्रोवाइडेड बाय दी फॉरेन गवर्नमेंट
लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, इनसे आप पैसा ले रहे हो तो उसको हम एक्सटर्नल असिस्टेंस बोलते हैं। ये लो इंटरेस्ट रेट पे होता है एंड लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ यहाँ पे हम बात करें अबाउट द लोन इन दी कैपिटल अकाउंट, तो दैट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होते हैं भाई? दिस आर प्रोवाइडेड टू द इम्पोर्टर बाई ओवरसीज सप्लायर, बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ओवरसीज हैं, एंड अदर परमिटेड रिकॉग्नाइज लेंडर जो है वो पैसा दे सकते हैं इम्पोर्टर को, एंड अलाउज द इम्पोर्टर टू पे एट अ लेटर डेट, बाद में वो पैसा दे देंगे फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल और नॉन कैपिटल गुड्स जो कि परमिसेबल हैं अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बाद में कैपिटल या फिर नॉन कैपिटल गुड्स जो कि परमिसेबल हैं उसको आप बाद में दे दोगे। पहले पे कर देता है इम्पोर्टर का, फिर बाद में वो इम्पोर्ट करता है, उसके बाद लेटर डेट में वो है ना दिया जाता है पैसा। ठीक है, इम्पोर्टर जो है पहले इम्पोर्ट कर लेगा फिर बाद में पैसा देगा, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट क्रेडिट। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन की। तो जो बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन है, इट इज़ अ ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग एज एन ऑथराइज्ड डीलर इन अ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है कैपिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, जो एक्सटर्नल कमर्शियल एसेट्स मतलब जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ है कमर्शियल बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स का, है ना, ऑपरेटिंग एज एन ऑथराइज डीलर इन द फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस। इट इंक्लूड NRI डिपॉजिट्स जो हैं। NRI डिपॉजिट्स टेक प्लेस थ्रू 3 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट यार, लाइक फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट। तो ये जो नॉन NRE अकाउंट की बात करें, NRE इज नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट। ये हु कैन होल्ड इट और हु कैन ओपन इट? NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, NRO। NRO इज दी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इसको कौन ओपन कर सकता है? एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अदर देन अ पर्सन रेसिडेंट इन नेपाल एंड भूटान। नेपाल एंड भूटान के अलावा कोई भी जो इंडिया के बाहर रह रहा है वो भी NRO अकाउंट खोल सकता है। FCNR अकाउंट जो कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट है, ये कौन खोल सकता है? यहाँ पे ओपन कर सकता है PIO, NRIs, OCIs एंड इंडिविजुअल या फिर एंटिटीज़ ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान नेशनलिटी, है ना, ओनरशिप रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल यार। ठीक है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो एंटिटीज़ या फिर इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। डिपॉजिट की बात करें तो NRE अकाउंट में फॉरेन करेंसी डिपॉजिट होता है, NRO अकाउंट के अंदर इंडियन करेंसी डिपॉजिट होता है। NRO का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, ऑर्डिनरी रूपी। एंड जो FCNR अकाउंट है यहाँ पे VSD, CBP, AND, SDG, है ना, CHF, UR, JPY, ये सब आते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, स्पेशल, ये सब डिपॉजिट्स होते हैं। विड्रॉ की बात करें तो यहाँ पे आप NRE अकाउंट में इंडियन रूपी से विड्रॉ कर सकते हो। NRI अकाउंट में तो इंडियन रूपी ही चलेगा, एंड फॉरेन करेंसी में विड्रॉ कर सकते हो FCNR अकाउंट। FCNR का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ठीक है, फॉरेन करेंसी में आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हो। टैक्सेशन की बात करें तो देखो इंडिया के अंदर नॉन टैक्सेबल है यार, एंड ये जो NRE अकाउंट है, NRO में इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल, एंड जो FCNR अकाउंट है इट इज़ नॉन टैक्सेबल। रिपेट्रिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अर्न आर फुल्ली रिपेट्रेबल, पूरा जो डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट है पूरा मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो इंडियन रूपी ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट है नॉन रेसिडेंट, उसमें अप टू 1 MN $US पर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे देखने को मिलता है रिपेट्रेबिलिटी, एंड द डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम आर फुल्ली रिपेट्रेबल, पूरा मिल जाएगा। एक्सचेंज रेट रिस्क की बात करें तो ये फॉरेन करेंसी में है, तो इसीलिए फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ड्यू टू फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। नो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बिकॉज ये इंडियन करेंसी में है, यहाँ पे भी नो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क देखने को मिलता है। जॉइंट अकाउंट कैन बी हेल्ड जॉइंटली विद NRIs
एंड लोन अगेंस्ट एफडी सो कैन अवेल इन इंडियन रुपी या फंड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट यहाँ पे आप लोन ले सकते हो एंड कैन अवेल इन फॉरेन करेंसी विथ कोऑर्डिनेशन। एंड लोन की बात करें अगर यहाँ पे जो FCNR अकाउंट है यहाँ पे कैन अवेल इन फॉरेन करेंसी विथ कंडीशंस। सो एक फॉरेन टूरिस्ट जो विजिट करते हैं इंडिया कैन ओपन ओनली NROR अकाउंट जो कि नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट ही यहाँ पे खोल सकता है जो कि यहाँ पे इंडिया में आया है टूरिस्ट घूमने के लिए वो। ठीक है भाई, तो इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप याद रखना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, एसेट हेल्ड बाय अ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज लाइक गोल्ड। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक जो एसेट रखती है इन फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, SDRs एंड IMF रिजर्व पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पर्पस क्या है, स्टेबलाइज करने के लिए एक्सचेंज रेट्स को इस्तेमाल किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ये इंश्योर करता है लिक्विडिटी फॉर ट्रेड एंड डेट सर्विंग इन मार्केट्स, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है, हैज अगेंस्ट द इकोनॉमिक क्राइसिस में बचाता है भाई हमको। इसके अंदर कंपोनेंट की बात करें तो देखो भाई याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो कि IMF के होते हैं, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। चार कंपोनेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, गोल्ड रिजर्व, फॉरेन करेंसी एसेट्स है ना, रिजर्व ट्रांसपोजिशन एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट, SDR, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, SDR एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन, RTP रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये भी IMF के साथ ही होता है। ठीक है, तो लोग तीन याद रख जाते हैं, एक भूल जाते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन। नाउ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको मैनेज कौन करता है, RBI यार। एंड सिग्निफिकेंट राइज ड्यू टू रिमिटेंसेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इनफ्लो एंड एक्सपोर्ट अर्निंग से हमारे पास इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो बढ़ा है। इंडिया एंड एक्सटर्नल डेट की बात करें तो ये रिलीज क्वार्टरली है ना, हर 3 मंथ में यहाँ पे रिलीज करता है RBI। इट रिफर्स टू टोटल डेट ओन बाय द कंट्री टू फॉरेन क्रेडिटर्स है ना, जो बाहर देश के कितना पैसा दिए हैं उनसे कितना पैसा लग रहा है हमारा देश, वो यहाँ पे इंडियन एक्सटर्नल डेट के अंदर आता है। इसके अंदर कंपोनेंट में मल्टीलेटरल डेट, बाईलेटरल डेट, बोरिंग फ्रॉम द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ट्रेड क्रेडिट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, NRI डिपॉजिट्स, रूपी डेट, शॉर्ट टर्म डेट इंक्लूडिंग द शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये सब इसके अंदर आते हैं इंडियन एक्सटर्नल डेट्स के अंदर। तो कंपोनेंट ऑफ द रिजर्व एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है यार। फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं इसके अंदर, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन, RTP। ये हमने बात की अबाउट दी बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट की। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड की बात करें सो पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है, द एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज विद द अदर इंटरनेशनल करेंसीज। लाइक हम यहाँ पे US डॉलर के साथ हमारे देश की जो करेंसी है जब उसको हम एक्सचेंज करेंगे तो किस रेट पे एक्सचेंज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है। एंड टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। फिक्स्ड में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज पैक्ड, एंड फ्लेक्सिबल मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट फिक्स करता है एक्सचेंज रेट को बिटवीन डिफरेंट करेंसीज एंड जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैपन्स बेस्ड ऑन दैट एक्सचेंज रेट यार। एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या करता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेक्स मार्केट जिनका डिमांड डिफरेंट होगा, डिमांड के हिसाब से उनका एक्सचेंज रेट होगा। तो ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसका क्या क्या एडवांटेज है भाई, इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड बाय अवॉइडिंग डे टू डे फ्लक्चुएशंस यार, लो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनकरेज होते हैं। जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में वो यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं, जिससे जो कैपिटल फ्लाइट का जो रिस्क है वो रिड्यूस होता है, हमारे देश से कोई पैसा लेके नहीं जाता। बट एडवांटेज के साथ इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी में है ना, इट मे कंट्रीब्यूट टू रिसेशन यार, इसकी वजह से रिसेशन आ सकता है। एंड जो मॉनेटरी पॉलिसीज को एक तरह से इनएफेक्टिव बना देता है अगर यहाँ पे अपने हिसाब से हम एडजस्ट करने लगे एक्सचेंज रेट को। बाकी ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो दो तरह का होता है, एक फ्री फ्लोटिंग, एक होता है मैनेज फ्लोटिंग।
फ्री फ्लोटिंग में क्या होता है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। बट मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, एक्सचेंज रेट इज नॉट कंप्लीटली फ्री, रादर इट इज कैप्ड इन अ रेंज अगेंस्ट अनदर करेंसीज बाय द सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। ठीक है, एक रेंज में रखता है भाई। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है पूरा फिक्स नहीं होता, थोड़ा सा फ्लोटिंग होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस होता है, बट एक रेंज पे रहता है। इसको सेंट्रल बैंक क्या करती है, रेंज पे रखती है। एडवांटेज क्या है भाई ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का, ये एक्सटर्नल शॉक से हमको बचाता है, बिकॉज इट एडजस्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल शॉक सच एज इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइस मिटिगेटिंग देयर नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, बाकी हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो अपने पास क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ जाता है, तो उस तरह से उसका एक्सटर्नल शॉक यहाँ पे बचा लेता है अपने को। ऑल्सो ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स आर एलोकेटेड इफिशिएंटली इन इंटरनेशनल ट्रेड यार, रिसोर्स आर एलोकेटेड हाउ एफिशिएंटली because of this exchange rate, floating exchange rate, and it also facilitate जो international capital movement है उसको, because ये eliminate कर देता है the need for a member countries to maintain large international reserves, because अगर आपके पास फिक्स एक्सचेंज रेट आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिजर्व रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे अगर आपको फ्लोटिंग है तो आप फ्लेक्सिबल होगा, आपके यहाँ से कैपिटल इंटरनेशनल मतलब फैसिलिटेट इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं भाई फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के, बिकॉज इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टिनिटीज़ देखने को मिलता है। पोटेंशियली इंटरनेशनल ट्रेड को एक तरह से रिड्यूस कर देगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देगा। इसका एडवर्स इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, बिकॉज जो प्राइस ऑफ इम्पोर्ट है उसको ये डिसरप्ट कर देता है, एक्सपोर्ट को डिसरप्ट कर देता है, डिस्टेबलाइज कर देता है इकोनॉमी को, बहुत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो है ना। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट भी देखने को मिलता है भाई, बिकॉज एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन में कॉज इन्फ्लेशन, बिकॉज अगर डिप्रिसिएशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन होगा, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइस पे लेवल बढ़ेंगे यार, है ना, जिसकी वजह से और डिप्रिशिएट हो जाएगा हमारा करेंसी एक्सटर्नल वैल्यूज़ के टर्म। तो अपना अपने फ़ायदे अपने नुकसान है दोनों के। नाउ डिवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, डिवैल्यूएशन क्या होता है इसको समझना जरूरी है। डिवैल्यूएशन इज दी इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट डिलिबरेटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी, जानबूझ के करना इज कॉल्ड एज डिवैल्यूएशन। डिप्रिसिएशन अपने आप होता है, डिवैल्यूएशन जानबूझ के गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, अपने देश की जो करेंसी डोमेस्टिक वैल्यू है ना, रिड्यूस करती है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को। डिवैल्यूएशन के अंदर इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज द वैल्यू, okay, if the government increase the value of rupee by dollar from 75 rupee per dollar to 80 rupee per dollar, it signifies that devaluation। अब हमारे पास $1 खरीदने के ज़्यादा पैसे लगेंगे तो हमारे पास ये डिवैल्यूएशन हो रहा है इंडियन रुपी का, है ना। एंड इट इज़ फाउंडर अंडर दी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, हमको कहाँ पे देखने को मिलता है भाई डिवैल्यूएशन जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमारे पास जानबूझ के गवर्नमेंट जो है वो कम कर रही है, तो है ना, फाउंडेड इन दी कहाँ पे देखने को मिलता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जहाँ पे फॉलो होता है। एंड डिवैल्यूएशन की वजह से क्या होता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, डिवैल्यूएशन लीड टू एन एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी सच एज डॉलर इन द इंटरनेशनल मार्केट यार, हमारे देश से यार डॉलर जा रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट एब्जॉर्ब दिस एक्सेस सप्लाई बाय परचेसिंग फॉरेन करेंसीज देयर बाय इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है एब्जॉर्ब करती है जो एक्सेस परचेसिंग फॉरेन करेंसी को, कैसे, फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा के। करेंसी वॉर क्या होता है, व्हेन कंट्रीज फिरसिवली, है ना, फिरसिली compete टू डिवैल्यू देयर करेंसी एमिंग टू गेन अ ट्रेड एडवांटेज। ठीक है, अपना करेंसी को जानबूझ के डिवैल्यू करते हैं ट्रेड एडवांटेज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी वॉर। देखो भाई डिवैल्यू करने से फ़ायदा हो रहा है, डिवैल्यू से क्या फ़ायदा हो रहा है हमारे पास, पहले 75 रुपीज़ से $1 होता था, अब 80 रुपीज़ से $1 हो रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ, डिवैल्यूएशन से एक्सेस सप्लाई हुआ फॉरेन करेंसी का इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिसके से फ़ायदा होता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में सिल्वर स्टैंडर्ड जो कि बिफोर 1893 फॉलो किया जाता था, जिसमें इंडियन रुपीज़ लिंक टू सिल्वर, एंड गोल्ड एक्सचेंज रेट स्टैंडर्ड जो है वो हमको 1893 से 1847 तक देखने को मिला, जहाँ पे रुपीज़ पैक्ड टू ब्रिटिश पाउंड और पाउंड इज पैक्ड विद गोल्ड। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से 1971 तक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो हुआ, जहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग रुपीज़ पैक्ड फिक्स विद पाउंड स्टर्लिंग। फिर डॉलर पाउंड एक्सचेंज रेट इनडायरेक्टली अफेक्ट दी रुपी,
उसके बाद हमारे पास ब्रिटेन वुड्स एरा देखने को मिला 1944 से लेके 1971। इसमें क्या हुआ, पैक टू यूएस डॉलर, रूपी इनडायरेक्टली लिंक टू गोल्ड वाया यूएस डॉलर, बिकॉज यूएस डॉलर जो था वो गोल्ड से लिंक था और इंडियन रूपी डॉलर से लिंक था, तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली गोल्ड से लिंक था। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एरा हमको कब देखने को मिला, 1971 में, जहाँ पे डॉलर कन्वर्टेबिलिटी टू गोल्ड इंडेड। 1971 से 1991 तक मैनेज पैक सिस्टम, रूपी पैक टू अ बास्केट ऑफ करेंसीज इंक्लूडिंग यूएस डॉलर, पाउंड एंड येन। इसका लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिला, जिसकी वजह से लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड टू स्टेबलाइज इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरिया मतलब 1991 के बाद, है ना, 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हमको देखने को मिला, जिससे रूपी डिवैल्यू हो गया टू एड्रेस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। एंड 1993 में शिफ्ट टू मार्क डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना। 1995 में हमारे पास जो मार्केट डिटरमाइंड जो है एक्सचेंज रेट सिस्टम के तरफ हमने यहाँ पे मूव किया यार, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एंड जो डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इट रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मार्केट ड्रिवन रेट ना। तो इसके बाद हमारे पास जो प्रेजेंट सिस्टम है, यहाँ पे हम मैनेज फ्लोटिंग, थोड़ा सा फिक्स थोड़ा सा फ्लोटिंग, ये हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रूपी का वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेंस टू कंट्रोल एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। की ट्रेंड ये है, की ट्रेंड एंड पॉलिसीज ये हैं कि 1990 से लेकर 2000 तक जो रूपी है, इट प्रोग्रेसिवली ओपन इन इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। फिर 2013 से 14 में डिप्रिसिएशन देखने को मिला ड्यू टू टेपर ऑफ टेंटम एंड ग्लोबल वॉलेटिलिटी यार। डिप्रिसिएशन का मतलब वही है, बट जानबूझ के नहीं होना, अपने आप होना, इसको डिप्रिसिएशन दी वैल्यू ऑफ रूपी, है ना। करंट फोकस हमारे पास स्टेबिलिटी है थ्रू फॉरेक्स रिजर्व एंड प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके फॉरेक्स रिजर्व से हम यहाँ पे स्टेबिलिटी करना चाहते हैं। आज का ये ट्रेंड है यार। नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट की बात करें, नील, नॉमिनल एक्सचेंज रेट NER नीर एंड रियल एक्सचेंज रेट RER रीर। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, तो डायरेक्ट एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड एज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, लाइक सपोज $1 इज इक्वल टू 83 INR इंडियन रुपीज़, तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। दिस मीन्स यू नीड 83 रुपीज़ टू बाई $1। जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, इट रिफ्लेक्ट ओनली द मार्केट वैल्यू एंड डज नॉट कंसिडर इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल। दोनों कंट्रीज में यहाँ पे इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल कंसिडर नहीं करता, बस मार्केट वैल्यू बताता है। बट जो रियल एक्सचेंज रेट है, इट एडजस्ट द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट फॉर प्राइस लेवल इन बोथ कंट्रीज। इफेक्टिव नहीं भाई, जो रियल एक्सचेंज रेट है वो क्या करता है, इट एक्सचेंज दी मतलब एडजस्ट दी नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉर दी प्राइस लेवल इन बोथ कंट्रीज टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल परचेसिंग पावर। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर यहाँ पे 83 INR पर $, है, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन US इज सपोज $10, द सेम प्रोडक्ट इज $90, देन जो रियल एक्सचेंज रेट होगा वो क्या होगा, 83 इंटू 900 अपॉन 10 इंटू 83 मतलब 90। दिस मीन्स इंडियन गुड्स are 90% of the price in the US when adjusted for the exchange rate. And if inflation in India increase, अगर इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रहा है, then goods become costlier। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन होगा इंडिया के अंदर तो गुड्स और भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो रियल एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें तो ये जो कंपेयर करते हैं ना, द कॉस्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज को हम परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। सपोज एक बर्गर का कॉस्ट $5 है US के अंदर एंड 250 रुपया है इंडिया के अंदर, देन द परचेसिंग पावर एक्सचेंज रेट इज व्हाट, प्राइस इन INR इट इज 250 अपॉन 5, दैट इज 50 INR is equal to $1, but in the market rate it is 83 INR per dollar. It shows that Indian rupee is undervalued compared to purchasing power. And purchasing power help analyze exchange rate over time and compare the cost of living between the countries। ठीक है, दो कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है उसको समझने में हेल्प करता है परचेसिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की, नीर की।
नॉमिनल एक्सचेंज रेट में सिंपल देखा 83 इज इक्वल टू $1, नो इन्फ्लेशन एडजस्टेड, नो नथिंग। तो ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, द वेटेज है ना, द वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल इफेक्टिव सॉरी नॉमिनल एक्सचेंज रेट विथ मल्टीपल ट्रेडिंग पार्टनर्स। बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर के साथ जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसको हम लोग एवरेज कर दिया तो हमारे पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज इंडिया ट्रेड विथ 2 कंट्रीज, अगर 2 कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सपोज इंडिया ट्रेड विथ 2 कंट्रीज लाइक यूएस जो है उसके साथ ट्रेड कर रहा है, यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यूएस में 60% ऑफ द ट्रेड कर है, यूरोप में 40% अगर ट्रेड है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होगा इंडिया के रेफरेंस में यहाँ पे 83 INR पर यूएस डॉलर है, एंड यूरोप के रेफरेंस में नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर 90 INR पर यूरो है, तो जो नीर होगा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो क्या होगा, दोनों का सम 0.6 इंटू 83 प्लस 0.4 इंटू 90 दैट इज 85.5 सॉरी 85.8, ये हमारे पास नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगा। एंड NER डज नॉट एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन यार, ये जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ये जब भी यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है इन्फ्लेशन के लिए और प्राइस डिफरेंस, बट इट प्रोवाइड मेजर ऑफ द ओवरऑल करेंसी स्टैंड अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसीज। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो था एक करेंसी को देखता था, बट नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो 3-4 करेंसीज को, लाइक फॉर एग्जांपल यूएस की बात की, यहाँ पे यूरोप की बात की, जो नीर है ये हो गया, इसमें फिर भी इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो जो नॉमिनल के बाद जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है इसमें जो नीर है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है इन्फ्लेशन के साथ, है ना, एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। सो कंटिन्यूइंग नीर एग्जांपल हमने देखा कि भाई सपोज इंडिया इन्फ्लेशन रेट 5% है, ट्रेडिंग पार्टनर का इन्फ्लेशन रेट 2% है, तो जो रीर होगा, है ना, इट इज़ नीर इंटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपन फॉरेन प्राइस इंडेक्स। मतलब जो डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अगर यहाँ पे 105 है, फॉरेन प्राइस इंडेक्स 102 है, सो नीर हमने 85.8 निकाला था, इसको हम 105 जो कि डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन जी फॉरेन प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब 88.4 जो होगा वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा। ये फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई इसके ऊपर। जो नॉमिनल इफेक्टिव मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है, इट इज इक्वल टू नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इनटू, है ना, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। सो राइजिंग रीर, अगर आपके पास जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, सो इसका मतलब क्या है, इंडियन गुड्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव रिलेटेड टू द ट्रेडिंग पार्टनर्स यार, जिससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारे पास कम हो रहा है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंडियन गुड्स जो होने चाहिए, है ना, मतलब रीर का लो रीर इज गुड, लो रीर इज गुड, लो रियर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, सो इट इज़ गुड, सो एक्सपोर्ट जो होंगे वो कॉम्पिटिटिव होंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव। ठीक है भाई, ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना, कभी कभी काम आ जाता है ये। तो अभी तक हमने बात की अबाउट दी इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी की। तो कन्वर्टेबिलिटी मतलब क्या है, कन्वर्टेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू फ्रीली एक्सचेंज इंडियन रुपीज़ फॉर फॉरेन करेंसीज विदाउट रेस्ट्रिक्शन यार, इंडियन रुपीज़ को फॉरेन करेंसी में विदाउट रेस्ट्रिक्शन के एक्सचेंज करना इज कॉल्ड एज कन्वर्टेबिलिटी। एक होता है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, एक होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ये जो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है इसको 1994 में आईएमएफ की गाइडलाइंस पे इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो अलाउ किया जाता है फॉर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हमारे पास देखने को मिलते हैं, इसका ट्रेड, इंटरेस्ट पेमेंट, रेमिटेंसेज, ये हमको देखने को मिलते हैं करंट अकाउंट के अंदर। सो फुल कन्वर्टेबल होता है ये, है ना, अलो एक्सचेंज फॉर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट एंड रेमिटेंसेज। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो लोन्स हैं वो सब आते हैं यहाँ पे। सो रिफर्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, रिफर्स टू कन्वर्टिंग करेंसी फॉर कैपिटल ट्रांजेक्शन लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, and India has partial convertibility to the capital account, है ना, some control exists to safeguard against volatile capital flows। तो याद रखना भाई कि जो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होता है वो फुल होता है, बट जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है वो पार्शियल है भाई। एंड की कमिटी ऑन CAC, CAC मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ,
करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सो तारापुर कमेटी 1997 में बना था, इसने रिकमेंड किया फेस्ड मूवमेंट टुवर्ड फुल CAC कन्वर्टिबिलिटी ओवर 3 ईयर, है ना। फीस बोलता हूँ, करंट नहीं भाई, कैपिटल है भाई, क्योंकि पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है तो उसको हमको फुल करना है। कैसे करना है? फेस्ड मूवमेंट टुवर्ड फुल CAC ओवर 3 ईयर की प्री कंडीशन इसने सजेस्ट की है कि फिजिकल डेफिसिट जो है 3.5% से कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन 3 to 5% के बीच होना चाहिए। हमको फाइनेंशियल सेक्टर को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बैंकिंग रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, तब जाके हम क्या करेंगे, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। रंगराजन कमेटी 1993 में इसने क्या बोला, लेड टू पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन 1994, एडवोकेट फॉर अ ग्रेजुअल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे करंट CAC का मतलब क्या है भाई, करंट। एंड इसने एक तरह से इंट्रोड्यूस किया लिबरलाइजेशन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। सेकेंड तारापुर कमेटी 2006 में जो बना था, इसने प्रपोज किया फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन अ फेस्ड मैनर विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। यार इसने एम्फेसाइज किया ऑन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फिजिकल डिसिप्लिन, फॉरेन रिजर्व्स हमको कितने रखने हैं, $100 बिलियन से ज़्यादा, एंड रिमूवल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको हमको यहाँ पे रिमूव करने की बात की यार। फॉर इजियर रिपेट्रिएशन नॉर्म्स। बेनिफिट्स ऑफ रूपी कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो क्या बेनिफिट्स होता है इससे, इंटरनेशनल ट्रेड बूस्ट होता है ना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन सिंप्लीफाई होते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं यार। तो ये जो की कमिटीज़ हैं ये करंट अकाउंट के लिए नहीं है भाई, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की कमिटीज़ हैं, ठीक है। तारापुर कमेटी, रंगराजन कमेटी ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात की थी। तो इसमें हमारे पास बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट यार, एनहांस करता है जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, कैसे, बाय रिड्यूसिंग एक्सचेंज रेट रिस्क, ऑल्सो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। ये इनकरेज करता है कैपिटल फ्लो टू दी प्रोडक्टिव सेक्टर्स यार, जब हमारे पास रुपी कन्वर्टिबिलिटी देखी होगा तो। एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं यहाँ पे, इट स्ट्रेंथन इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। टूरिज्म को प्रमोट करता है, ये जो बेनिफिट्स है रूपी कन्वर्टिबिलिटी का, एक तरह से टूरिज्म को प्रमोट करता है, बिकॉज दूसरे देश से लोग आएंगे, है ना। इजी करेंसी कन्वर्जन जो है फॉर फॉरेन ट्रैवलर्स एंड आउटबोर्ड टूरिज्म, तो उनको फ़ायदा होगा, वो ज़्यादा यहाँ पे आएंगे। लिमिटेशन क्या है रूपी कन्वर्टिबिलिटी का, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, बिकॉज फुल कन्वर्टिबिलिटी में एक्सपोज द इकोनॉमी टू ग्लोबल फाइनेंशियल वॉलेटिलिटीज यार, है ना। स्पेकुलेटिव अटैक्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जो रूपी करेंसी डिप्रिसिएशन है उसका रिस्क देखने को मिल सकता है ड्यू टू स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है, बिकॉज हायर इम्पोर्ट एंड रिमिटेंसेज में लीड टू वाइडन द करंट अकाउंट डेफिसिट यार। कैपिटल फ्लाइट, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं एंड कॉर्पोरेट हम में ट्रांसफर द कैपिटल अब्रॉड बिकॉज ऑफ द रूपी कन्वर्टेबिलिटी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है, बिकॉज रैपिड कैपिटल इनफ्लो कैन लीड टू इन्फ्लेशन एंड ओवर हिटिंग द इकोनॉमी। सो फायदे भी नुकसान है रूपी कन्वर्टेबिलिटी का। नेक्स्ट हम करेंसी स्वैप की बात करें तो करेंसी स्वैप क्या होता है, करेंसी स्वैप इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज। क्यों बनाया गया है इसको, टू एक्सचेंज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन डिफरेंट करेंसीज ओवर स्पेसिफाइड पीरियड। अपने जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट है दो पार्टीज के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ करेंसी स्वैप की बात करें तो फिक्स्ड टू फिक्स्ड, इसमें क्या होता है, बोथ पार्टीज पे फिक्स्ड इंटरेस्ट इन दी डिफरेंट करेंसीज। फिक्स टू फ्लोटिंग, इसमें वन पार्टी जो है वो फिक्स्ड रेट में देता है, अदर जो है वो फ्लोटिंग रेट में। फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग, बोथ पार्टीज एक्सचेंज फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पेमेंट। करेंसी स्वैप का यूज़ कहाँ पे है यार, इन हैजिंग अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड लोन्स। एंड ऑल्सो जो वो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी कम करता है, एंटिटीज एक्सेस चीपर लोन्स इन फॉरेन करेंसीज, यहाँ पे फॉरेन रिजर्व्स को या सॉरी फॉरेक्स रिजर्व को इन्हांस करता है।
जो सेंट्रल बैंक है दे यूज स्वैप टू मैनेज फॉरेक्स रिजर्व्स एंड स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स। ऑल्सो फैसिलिटेटिंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है करेंसी स्वैप का यार, है ना, जिससे एक तरह से लिक्विडिटी इंश्योर होता है एंड ट्रेड सेटलमेंट बिटवीन नेशन हमको देखने को मिलता है। दो चीज़ें हैं, एक होती है हार्ड करेंसी, एक होती है सॉफ्ट करेंसी। क्या क्या चीज़ें हैं ये? हार्ड करेंसी के अंदर स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सॉफ्ट करेंसी के अंदर स्टेबिलिटी कम होता है, ये वॉलेटाइल वैल्यू होता है इसका, है ना। हार्ड करेंसी जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है बिकॉज ये स्टेबल होता है, एंड सॉफ्ट करेंसी जो है वो लोकली या फिर रीजनली यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हार्ड करेंसी का ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बैंकिंग देखने को मिलती है, बट जो सॉफ्ट करेंसी है वो वीक रहता है इसका इकोनॉमी। इन्फ्लेशन के चांसेस हार्ड करेंसी में लो होते हैं, सॉफ्ट करेंसी में ज़्यादा होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ हार्ड करेंसी में हम यूएस डॉलर, यूरो, येन एंड जीबीपी की बात करते हैं। सॉफ्ट करेंसी में यहाँ पे जिम्बाब्वे डॉलर एंड वेनेजुएला डॉलर यहाँ पे सॉफ्ट करेंसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया फॉरेन ट्रेड की बात करें तो जो फॉरेन ट्रेड है इट एंटेल्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। यार हमारे गुड्स सर्विसेज और कैपिटल्स को दूसरे से एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जो हम लेके जा रहे हैं उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, जिससे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है कंट्रीज जीडीपी का। एंड फेज ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो फेज़ 1 जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का वो 1950 से 1970 तक था, जहाँ पे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हमको देखने को मिलता था। फेज़ 2 में यहाँ पे थोड़े से एक्सपोर्ट प्रमोशन देखने को मिला एंड इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हुआ। एंड प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमारे पास साइन हुए यार बिटवीन मेंबर कंट्रीज टू रिड्यूस टैरिफ ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक इंडिया। मॉर्कोसर फ्री ट्रेड प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमको देखने को मिला, जहाँ पे प्रिफरेंशियल टैरिफ रिडक्शन एंड लिमिटेड प्रोडक्ट कवरेज देखने को मिला। फेज़ 3 जो कि 1990s के आज तक वहाँ पे एक तरह से आउटवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड था, है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या समझते हैं भाई? इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर। मॉनेटरी यूनियन, मॉनेटरी यूनियन का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी यूनियन मतलब इकोनॉमिक यूनियन प्लस अ कॉमन करेंसी, है ना। एक इकोनॉमिक यूनियन होगा, सबका एक कॉमन करेंसी होगा। लाइक यूरो जोन की बात करें तो सिंगल करेंसी विथ शेयर्ड मॉनेटरी पॉलिसी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? यहाँ पे टैरिफ आर एलिमिनेटेड और रिड्यूस फ्रॉम मोस्ट, है ना, इट इज एलिमिनेटेड और रिड्यूस फॉर मोस्ट गुड सर्विसेज ट्रेड बिटवीन द मेंबर्स लाइक आसियान इंडिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे टैरिफ जो है वो एलिमिनेट हुआ है। मॉनेटरी यूनियन में इकोनॉमिक यूनियन प्लस कॉमन करेंसी। इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है ये हम देखें। सो इकोनॉमिक यूनियन के अंदर पहले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं भाई, मॉनेटरी यूनियन के बाद में बात करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? टैरिफ्स आर एलिमिनेटेड और रिड्यूस फ्रॉम मोस्ट, है ना, फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैरिफ को रिड्यूस कर दिया जाता है। लाइक आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यार कोई टैरिफ नहीं होता बट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगता है, मतलब नो टैरिफ बट नो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑल्सो। तो यहाँ पे ये हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट तो एक ब्रॉडर अरेंजमेंट है जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेनिफिट्स होते हैं अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट, सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो सबसे मेन जो है बेसिक जो है वो कौन है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यार, सबसे बेसिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टैरिफ नहीं लग रहा है। टैरिफ के साथ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट या फिर सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। लाइक इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यार, इसमें कवर गुड्स सर्विसेज एंड डीपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखने को मिलता है एंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कस्टम यूनियन की बात करें तो इसमें मेंबर एलिमिनेट इंटरनल टैरिफ एंड एडप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ यार, ठीक है। इंटरनल टैरिफ को हटा देते हैं, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ यहाँ पे लगाते हैं। लाइक यहाँ पे साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन की बात करते हैं, एक यूनिफाइड ट्रेड पॉलिसी होता है नॉन मेंबर्स का, ठीक है। इंटरनल टैरिफ नहीं लगता, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगता है। कॉमन मार्केट में क्या हो गया? ये कस्टम यूनियन की जो चीज़ें हैं, लाइक कस्टम यूनियन में यहाँ पे कोई इंटरनल टैरिफ नहीं लग रहा था, सिर्फ एक्सटर्नल टैरिफ लग रहा था। तो यहाँ पे कॉमन यूनियन वाली चीज़ें मतलब एक्सटर्नल टैरिफ लगेगा, कोई इंटरनल टैरिफ नहीं लगेगा। इसके साथ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड सर्विसेज देखने को मिलता है, लाइक यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। सो इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर मार्केट हमको देखने को मिलता है।
इससे ही बड़ा हमारे पास क्या देखने को मिला, इकोनॉमिक यूनियन यार, जहाँ पे हमारे पास कस्टम यूनियन की जो चीज़ें हैं लाइक इंटरनल ट्रेड नहीं लगेगा, एक्सटर्नल ट्रेड लगेगा, प्लस यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा लेबर कैपिटल एंड सर्विसेज का। इसके साथ साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसीज देखने को मिलता है लाइक यूरोपियन यूनियन यार, एक शेयर्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। एंड लास्टली जो है वो है मॉनेटरी यूनियन। यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन वाली बेनिफिट मतलब कोई इंटरनल ट्रेड लगेगा, एक्सटर्नल ट्रेड लगेगा, प्लस लेबर कैपिटल एंड सर्विसेज का मूवमेंट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे फिजिकल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, उसके साथ कॉमन करेंसी होगा। तो ये मॉनेटरी यूनियन। तो अगर हम समझें चीज़ें कैसी है, सबसे छोटा प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कस्टम यूनियन में, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कॉमन मार्केट में, एंड सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमको इकोनॉमिक मार्केट में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक मार्केट में देखने को मिलता है, या फिर इकोनॉमिक यूनियन के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो कि यार यहाँ पे मॉनेटरी यूनियन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एग्रीमेंट देखने को मिलता है मॉनेटरी यूनियन में। ठीक है, कस्टम यूनियन के बाद कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट के बाद इकोनॉमिक मार्केट, जिसमें हम इकोनॉमिक यूनियन या फिर मॉनेटरी यूनियन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मोड ऑफ सर्विसेज इन इंटरनेशनल ट्रेड की। मोड ऑफ सर्विसेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो ग्लोबल ट्रेड होता है इन सर्विसेज, सर्विस के ऊपर जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है उसको कैटेगराइज किया जाता है अंडर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स फ्रेमवर्क के अंदर। WTO इसको देखती है। ठीक है, जो सर्विसेज में दुनिया भर में एक तरह से ट्रेड हो रहा है उसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज फ्रेमवर्क के अंदर WTO ने यहाँ पे क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। एंड इट डिफाइंड 4 मोड्स बेस्ड ऑन हाउ सर्विस आर सप्लाइड अक्रॉस बॉर्डर। जैसे सर्विस 4 अक्रॉस बॉर्डर दिया था उसके बेसिस में यहाँ पे सर्विसेज को 4 तरीके से यहाँ पे बांटा गया। पहला जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, जहाँ पे सर्विसेज आर प्रोवाइडेड रिमोटली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, लाइक IT आउटसोर्सिंग की बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, टेलीमेडिसिन है ना, यहाँ पे रिमोटली एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है वो रिमोटली मोबाइल के थ्रू एक तरह से पहुँचाया जा रहा है इंटरनेट के थ्रू। मोड 2 में क्या है, कंजम्पशन अब्रॉड, कंज्यूमर ट्रैवल टू अनदर कंट्री टू अवेल सर्विस, किसी और कंट्री में जा रहा है सर्विस अवेल करने के, लाइक टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर फॉरेन एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्री जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है ना, मोड 2 हो गया। मोड 3 में कमर्शियल प्रेशर, मतलब कमर्शियल प्रेजेंस देखने को मिलता है, लाइक फॉरेन कंपनीज एस्टेब्लिश ऑफिस और सब्सिडरीज इन अनदर कंट्री, लाइक फॉर एग्जांपल जो फॉरेन बैंक्स हो गए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हो गए। मोड 4 में मूवमेंट देखने को मिलता है ऑफ द नेचुरल पर्सन, जो प्रोफेशनल है वो टेम्परली मूव करता है टू दी अनदर कंट्री फॉर वर्क, लाइक IT प्रोफेशनल्स हो गए, कंसल्टेंट हेल्थ केयर्स हो गए, है ना, ये सब जो है दूसरे देश में जाते हैं, तो ये मोड 4 है। तो दिस आर दी मोड्स ऑफ सर्विसेज जो कि WTO ने यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं। गैट्स के अंदर आता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड सर्विसेज। अदर की पॉइंट्स की बात करें तो WTO गैट्स जो है ये है ना, WTO का जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस है, इट गवर्न्स ग्लोबल ट्रेड इन सर्विस। इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है, जो IT एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं वो मोड 1, मेडिकल टूरिज्म इन मोड 2, मल्टीनेशनल ग्रुप्स इन मोड 3 एंड स्किल प्रोफेशनल जो अब्रॉड जाते हैं वो मोड 4। चैलेंजेस जो हमारे पास वीज़ा रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है ना मोड 4 में, मतलब हमारे देश से जब जाते हैं कोई IT प्रोफेशनल या फिर कंसल्टेंट हेल्थ केयर वर्कर्स, तो जो वीज़ा का जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। रेगुलेटरी बैरियर्स, डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स यार, ये हमको देखने को मिलते हैं इन दी मोड ऑफ सर्विसेज इन इंटरनेशनल ट्रेड की बात की हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की, है ना, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप आता है। ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो 1944 में बनाया गया था एट द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ पे हुआ था, वॉशिंगटन DC में। यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका बनाने का क्या पर्पस था भाई, मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंश्योर करना एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। एंड जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को जो मुसीबत में होते हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, इट मॉनिटर्स द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस यार,
है ना। की प्रोग्राम्स की बात करें तो स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होते हैं। एक रिजर्व जो एसेट है, जो कि हमने देखा फॉरेन डायरेक्ट फॉरेक्स रिजर्व में हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में एक तो होता है गोल्ड, दूसरा है इंटरनेशनल, मतलब क्या बोलते हैं, दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है फॉरेक्स रिजर्व्स में फॉरेक्स करेंसी, तीसरा एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट एंड मतलब रिजर्व ट्रांसपोजिशन आरटीपी। तो ये हमारे पास एक तरह से ये रिजर्व एसेट है भाई, स्पेशल ड्राइंग राइट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। एंड जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, वो भी इसके ही एक प्रोग्राम के अंदर आता है भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो भी कब बना था, 1944 में। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये भी ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन ही है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था। इसका पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर पोवर्टी एलिवेशन। तो वर्ल्ड बैंक का मेन जो है एक काम है कि वो गरीबी को हटाने की बात करता है, ठीक है, पोवर्टी एलिवेशन की बात करता है। इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट ये किसको लोन देता है, जो मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको लोन देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है पूरेस्ट नेशन को, है ना, प्रमोट करता है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को, है ना। मीगा जो है वो प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल रिस्क एश्योरेंस, है ना। ICSID जो है ये रिजॉल्व करता है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को। एंड इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये जो है ना IBRD, IDA, IFC, एमिगा, ये सारे का मेंबर है इंडिया, एक्सेप्ट जो ICSID जो रिजॉल्व करता है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, बाकी सबका मेंबर है वर्ल्ड बैंक के अंदर। एंड जो वर्ल्ड बैंक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन पे फोकस करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम में आ गया, मॉनेटरी पैसा से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक जो होगा वो पॉवर्टी एलिवेशन को बढ़ावा देने की बात करता है, मतलब गरीबी से लोगों को बढ़ा हटाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, जो मेन मेन चीज़ें हैं उस पर फोकस करता है वर्ल्ड बैंक। नाउ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक होता है गैट, एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट इज व्हाट, गैट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये 1947 में बनाया गया था। इसका पर्पस क्या था, टू प्रमोट ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना है। टैरिफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे रिड्यूस करने के सोच के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को बनाया गया था। अचीवमेंट की बात करें, इसने एक तरह से ग्लोबल ट्रेड रूल्स बनाए, है ना। फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में बना, उसका फाउंडेशन कहाँ से आया था, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ से ही आया था। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन 1995, यही जाके ये बना भाई, ठीक है। क्यों, वो जो उराग्वे राउंड ऑफ एग्रीमेंट्स थे उसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस कर दिया गया गैट्स को। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बना, 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। दुनिया का 90% जो चीज़ें हैं उसका तो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। जितना बड़ा देश नहीं है उतना बड़ा जेनेवा में सिर्फ हेडक्वार्टर ही हेडक्वार्टर बना के रखे हैं। सो पर्पस क्या है भाई, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इससे ठंडी जगह है, सो मस्त वहाँ पे जाके चिल करते हैं, इसीलिए तो वहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया गया है, ठीक है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पर्पस क्या है यार, फैसिलिटेट फ्री एंड फेयर ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। दुनिया में फ्री एंड फेयर ग्लोबल ट्रेड हो उसको यहाँ पे देखते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। इसका फंक्शन है कि वो एडमिनिस्टर करता है ट्रेड एग्रीमेंट्स को, लाइक गैट्स की बात करें, ट्रिप्स की बात करें, है ना। ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करता है बिटवीन मेंबर नेशन, यार ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज को देखता है। लाइक यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो भाई 166 मेंबर नेशंस हैं दुनिया के, जो 98% ग्लोबल ट्रेड है उसको कवर करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया भी मेंबर है भाई। नेक्स्ट हम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं भाई। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है 2014 में ब्रिक्स नेशन ने बनाया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सांघाई चाइना में। ब्रिक्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर है सांघाई चाइना में, ठीक है। पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल उनको पैसा देता है, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस एरिया है इसका। मेंबरशिप इट इज ओपन टू नॉन बिग नेशन ऑल्सो यार। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो 1966 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये क्या करना चाहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करना चाहता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहता है इन एशिया पैसिफिक रीजन। की प्रोग्राम्स की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन एंड ग्रांट्स देता है रीजनल डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स यार। इसके 69 नेशन इसके मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग सम नॉन नेशन कंट्रीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है सिर्फ एशियन मेंबर्स हो सकते हैं, नहीं भाई, नॉन एशियन कंट्रीज भी इसके मेंबर हो सकते हैं।
एंड जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके भी नॉन ब्रिक्स नेशन भी इसके मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स, इसमें हम बात करते हैं अबाउट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, AIIB की। तो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है 2016 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। तो सारा इधर आसपास देखो, सारा हेडक्वार्टर चाइना में ही क्यों होता है भाई? बिकॉज चाइना जो है कंट्रोल करता है यार डेवलपमेंट, जो फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। सो ये जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका बीजिंग हेडक्वार्टर है। और जो हमारे पास न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका शंघाई हेडक्वार्टर है, ठीक है। पर्पस क्या है? टू फोकस ऑन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन एशिया, है ना। नोटेबल प्रोजेक्ट्स में जो कनेक्टिंग कॉरिडोर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये फंड करता है। एंड जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसमें अराउंड 110 मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड हैं। नॉन रीजनल मेंबर्स भी इसके अंदर हैं भाई, जो कि एशिया पैसिफिक में नहीं आते, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आते, वो भी इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट कुछ इकोनॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो G3, G7, G20, G33, दिस आर सम इकोनॉमिक एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले G3 किसमें, G3 में कौन कौन आता है? एक इनएक्टिव ब्लॉक है, आज इसको काम नहीं लिया जाता, बट इसमें कोलंबिया, मैक्सिको एंड वेनेजुला आते थे। G7 बच्चे को पता होना चाहिए भाई, G7 में कौन कौन आता है। आंख बंद करते ही G7 कंट्रीज दिख जानी चाहिए भाई। जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, US, UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा। तो इन दोनों को एक एक साथ क्लब कर दो, इन दोनों को एक एक साथ एक क्लब कर दो। देखो इन दोनों क्लब करो, इन तीनों क्लब कर दो, जापान अलग से, कनाडा अलग से, ठीक है। सो याद करना, आंख बंद करना, US, UK, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर इटली वहीं पे हैं, फिर इधर से अलग से कौन कौन है? जापान और कनाडा। ये चार नेशन जो हैं, ये सारे इंडस्ट्रियलाइज नेशन यार, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। G20 में मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आते हैं, दे फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस यार। G33 के अंदर जो डेवलपिंग नेशन है वो एग्रीकल्चर इशू को ध्यान देते हैं एट WTO नेगोशिएशंस। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात करें, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। याद रखना भाई, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर 1960 में बनाया गया था। शुरुआत में इसके 12 नेशंस थे, अभी 12 नेशन इसके मेंबर हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इराक एंड ईरान। ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ऑयल सप्लाई को। नाम से समझ आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यार। तो ऐसा नहीं है कि इसका पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में ईरान, इराक, सऊदी अरबिया आ रहा है तो उसका इसी रीजन में होगा हेडक्वार्टर। नहीं भाई, इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में, यही तो इंपॉर्टेंट है। एंड ये पेट्रोलियम पॉलिसीज़ को इसके मेंबर्स के अमंग कोऑर्डिनेट करता है। जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है उसको सिग्निफिकेंस है इसका कि उसको ये इन्फ्लुएंस करता है भाई, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEP की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। इसका पर्पस क्या था? एक पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म बनाना जो कि एड्रेस करेगा ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ को, है ना। फ्लैगशिप इवेंट की बात करें तो एनुअल जो डेवास समिट है वो इसके अंदर होता है। की इनिशिएटिव में क्लाइमेट एक्शन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, है ना, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, है ना, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यार। नाउ एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आसियान की बात करते हैं। आसियान इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? आसियान का जकार्ता, इंडोनेशिया। 10 मेंबर नेशंस हैं इसके पार्ट, आसियान के 10 मेंबर्स हैं इसके। कौन कौन से 10 हैं भाई यहाँ पे? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर भी आता है इसके अंदर। इसका काम क्या है? टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। की इनिशिएटिव्स की बात करें तो आसियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपस में एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इनका, एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसके जो आसियान जो मेंबर्स हैं +8, इसमें इंडिया, चाइना, USA भी इसका पार्ट है। फोकस एरिया क्या है? सिक्योरिटी, एनर्जी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस करना है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें, इसमें 21 जो पैसिफिक रिम नेशंस हैं वो सब आते हैं। 1989 में ये बनाया गया था। इट प्रमोट फ्री एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक। एंड एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से पहले जाना जाता था, है ना, बट इसका चेंज करके नाम क्या रख दिया? एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और भी मेंबर्स हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है अमॉन्ग द एशिया पैसिफिक नेशन। ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड में आता है, बट हाँ बेसिक चीज़ें हैं।
यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात करें तो यहाँ पे 2015 में बनाया गया था। इसमें रशिया, अमेरिका, कजाकिस्तान, रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस ये सब आता है। इसका पर्पस क्या था? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाना, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड लेबर एंड सर्विस करना इन नेशन के अराउंड। नाउ कस्टम्स एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है भाई, है ना, कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, याद रख, है ना। तो कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का ब्रुसेल्स, CB से याद रख लेना या फिर BC से याद रख सकते हो यार, है ना। बैकवर्ड क्लासेस से याद रख लेना। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हमारे पास हेडक्वार्टर है। एंड इसका पर्पस क्या है भाई? हमारे पास वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सिंप्लीफाई करना चाहता है कस्टम प्रोसीजर को, एनहांस करना चाहता है इंटरनेशनल ट्रेड सिक्योरिटी को, है ना। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसने डेवलप किया ग्लोबल कस्टम स्टैंडर्ड्स को, लाइक जो हार्मोनाइज सिस्टम हमको देखने को मिला वो किसने डेवलप किया भाई? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, है ना। एंड ये इंश्योर करने की बात करता है एनर्जी सिक्योरिटी या क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, इनोवेशन को प्रमोट करना है। इसकी की इनिशिएटिव से हम बात करते हैं अबाउट एनर्जी पॉलिसी रिव्यू, नेट एमिशन जो 2050 का जो रोड मैप है ये इंपॉर्टेंट है। नेट एमिशन 2050 रोड मैप किसका है भाई? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की। सबसे पहले तो बात करें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा सिचुएशन है वेयर अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जो बेसिक जरूरत चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने के लिए, है ना, वो नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, फुलफिल करने में असमर्थ हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉवर्टी। एक स्थिति है वो। पॉवर्टी एस्टीमेट आर कंपाइल्ड बाय द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। तो NSO जो है वो गरीबी वाली चीज़ों को कंपाइल करता है, पॉवर्टी एस्टीमेट को कंपाइल करता है। नाउ कसेस ऑफ पॉवर्टी मेंस रेफरेंस टॉपिक है, ठीक है। कसेस ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ से भी हमारे पास क्या देखने को मिलता है? पॉवर्टी, बिकॉज इसकी वजह से रिसोर्सेज कम हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसकी वजह से इनकम इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, उसकी वजह से गरीबी आ जाता है, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, नौकरी नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। अर्बन रूरल डिवाइड भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कारण है भाई पॉवर्टी का, बिकॉज डिस्पैरिटीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना, उसकी वजह से रूरल एरियाज में पॉवर्टी देखने को मिलता है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यार, बिकॉज जो आउटडेटेड फार्मिंग मेथड है, टेक्नोलॉजी की कमी है, इनका एक्सेस ठीक से नहीं हो पा रहा है, अनप्रिडिक्टेबल जो वेदर कंडीशन है उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है, लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मिल पाती। सोशल इनइक्वालिटी भी एक इंपॉर्टेंट काज है भाई पॉवर्टी का, बिकॉज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमको देखने को मिलता है। अदर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है किसी एक ग्रुप को एक तरह से, है ना, एक्सेस करने में, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं मिल पाती, इसकी वजह से पॉवर्टी आ जाती है ना। हेल्थ केयर चैलेंजेस हैं भाई, मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा है यार, उसकी वजह से फैमिलीज़ को गरीबी के अंदर ढकेल देता है। इनएडुकेट जो सोशल सिक्योरिटी नेट्स हैं, बिकॉज पॉवर्टी साइकिल, इंसान गरीब पैदा हुआ, ठीक है, उसको पढ़ाई नहीं मिल पाई, ठीक है, वो नौकरी नहीं कर पाया, वो गरीब हुआ, बीमार पड़ा, और ज़्यादा गरीब होते गया तो एक साइकिल जो है वो चलता जाता, तो एक तरह से पॉवर्टी साइकिल को परपेचुएट करता है। तो सोशल सिक्योरिटी नेट्स नहीं देखने को मिलते। नेचुरल डिजास्टर से क्या होता है? लाइवलीहुड चला जाता है लोगों का, तो और ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है भाई, जिससे पॉवर्टी और बढ़ जाती है, लोग पॉवर्टी की तरफ ढकेले चले जाते हैं। सो ये कैसे सब पॉवर्टी की बात की यार। नाउ टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पॉवर्टी होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बिल्कुल कमी है उसके पास बेसिक नेसेसिटी का सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सिचुएशनल पॉवर्टी एक टेम्पररी स्टेट है, बिकॉज एक स्पेसिफिक इवेंट लाइक उसका नौकरी चला गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस समय उसका गरीबी का स्थिति आ गया है, इसको बोलेंगे सिचुएशनल पॉवर्टी। जनरेशनल पॉवर्टी में क्या है? पॉवर्टी पास डाउन थ्रू जनरेशंस ड्यू टू लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एंड सिस्टमिक बैरियर्स। यार एक जनरेशन गरीब पैदा हुआ, अगले जनरेशन भी गरीब था, वो भी नौकरी नहीं कर पाया, वो ऐसा गरीब होते जा रहा है जनरेशन वाइज जनरेशन। रिलेटिव पॉवर्टी, तो ये लोअर लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू अदर इन द सेम सोसाइटी और कम्युनिटीज़ को बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। बाकी के कंपेरिजन में वो गरीब है, बिकॉज बाकी लोग का जो लाइफ स्टाइल है उससे इसका क्या है? स्टैंडर्ड कम है,
इसीलिए रिलेटिव पॉवर्टी दूसरे के रेफरेंस में। ना कौन कौन से मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो एस्टिमेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब जो है ना लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी है जिसको सर्वाइवल के लिए, उसको कैसे मेज़र करेंगे, तो क्या क्या मेज़र इस्तेमाल किया जाता है। पॉवर्टी लाइन यार, है ना, ये पॉवर्टी लाइन जो है वो एक नेसेसरी इनकम लेवल को बताता है जो कि ज़रूरी है फॉर फंडामेंटल लाइफ नेसेसिटीज़, है ना, जो फंडामेंटल लाइफ नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए कितना चाहिए पैसा, वो पॉवर्टी लाइन बताता है ना। इट इज़ एक्सप्रेस टू आइदर पर कैपिटा कैलोरी इनटेक और पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना खाना खा रहे हो और कितना खर्चा कर रहे हो, इन दोनों में से किसी एक चीज़ से यहाँ पे ये जो पॉवर्टी लाइन है वो इंडिकेट किया जाता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर दी बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड यार। जो वर्ल्ड बैंक है उसने करंट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कितना पे सेट किया है यार, $2.15 पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर एक इंसान एक दिन में 2.15 पर डे कंजम्पशन कर रहा है तो उसको गरीब नहीं बोलेंगे, उससे ऊपर कर रहा है तो गरीब नहीं होगा, उससे कम कर रहा है तो गरीब होगा। लाइक हमारे पास 83 रुपीज़, अगर हमारे पास डॉलर कन्वर्जन फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें तो 83 2.5 अराउंड कितना हो रहा है भाई, 200 रुपये। अगर कोई इंसान 200 रुपये भी दिन में खर्चा नहीं कर पा रहा है खाने के लिए या फिर कोई और चीज़ों के लिए, तो वो क्या है, गरीब है। It is determined by averaging the national poverty line of the poorest 15 countries। जो गरीबी एकदम गरीब 15 नेशन हैं उनका जो एवरेज पॉवर्टी लाइन है उसको हमने यहाँ पास निकाल के जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो निकाला जाता है। एक होता है हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। ये जो हेड काउंट रेशियो है पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो है, ये क्या होता है यार, नंबर ऑफ पीपल और हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे हैं इंटू 100, ठीक है, ये हमारे पास समझ आता है हेड काउंट रेशियो से कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पीपल और हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। ना पॉवर्टी गैप रेशियो की बात करें तो ये जो पॉवर्टी गैप रेशियो है ये क्यों बनाया गया है, फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी गैप रेशियो जो है वो इंटेंसिटी, कितना गरीब है कोई इंसान, उसको पता करने के लिए पॉवर्टी गैप रेशियो यहाँ पे बनाया गया है। सो पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में पॉवर्टी लाइन लिखा जाता है यहाँ पे, माइनस किया था जो एवरेज मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा ऑफ अ बीपीएल हाउस होल्ड। पॉवर्टी गैप रेशियो हमने देख लिया भाई, पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स माइनस एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा ऑफ अ बीपीएल हाउस होल्ड, ये हमारे पास पॉवर्टी गैप रेशियो हो गया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई की बात करें तो ये देखो भाई, ये बोलता है कि देखो पॉवर्टी इज अक्रॉस मल्टीपल डेप्रिवेशन एट एन इंडिविजुअल लेवल या फिर हाउस होल्ड लेवल, ठीक है, गरीबी का मतलब सिर्फ खाने की कमी नहीं होता, बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन निकालता है, यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई जो है इसको मिलके यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मिलके इसको रिलीज करते हैं। इससे क्वेश्चन आता है यार, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2010 में पहली बार आया था, लॉन्च किया गया था। इसमें जो डायमेंशंस या फिर जो इंडिकेटर जिनका वेटेज कितना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्थ में चाइल्ड मोर्टिलिटी का 1/8 वेटेज दिया गया है, न्यूट्रिशन का 1/8 वेटेज दिया गया है, ठीक है। एंड उसके बाद एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को 1/8, स्कूल अटेंडेंस को 1/8, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल को 1/6, सैनिटेशन को 1/6, ड्रिंकिंग वाटर को 1/6, इलेक्ट्रिसिटी को 1/6, हाउसिंग को 1/6, एसेट्स को 1/6। तो ये हेल्थ को 1/8 जितने भी है लाइक चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड माल न्यूट्रिशन जो है या फिर न्यूट्रिशन को 1/8 हेल्थ में दिया गया है वेटेज। हेल्थ है, एजुकेशन है एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये तीन चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है टू एस्टिमेट दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसको भी 1/8 1/8 दोनों को, इसको भी 1/8 दोनों को, और इसमें जितने भी 6 हैं उसको 1/6 6 हैं इसीलिए। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसको कौन रिलीज करता है, नीति आयोग, है ना। ये लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे बेस्ड होता है। इसमें जो एजुकेशन में जो इसमें जो वेटेज है, इसमें भी वही चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, बट इसमें वेटेज अलग अलग है। इसमें चाइल्ड मोर्टिलिटी है, न्यूट्रिशन है, मैटरनल हेल्थ भी है भाई इसमें। तो न्यूट्रिशन को तो 1/6 ही है, बट चाइल्ड मोर्टिलिटी को 1/6 से 1/12 हो गया। और एक और चीज़ आ गया मैटरनल हेल्थ यार, है ना। इंडिया के अंदर मैटरनल हेल्थ को ध्यान दिया था, बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर ध्यान नहीं दिया था। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर हाँ
मैटरनल हेल्थ को 1/12 वेटेज दिया जाता है। ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस का दोनों का वहाँ पे 1/8 था, यहाँ पे 1/6 हो गया। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 1/12 वेटेज है। कुकिंग फ्यूल का, सैनिटेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, बैंक अकाउंट आ गया 1/12 आ गया। यहाँ पे एसेट यहाँ पे था, यहाँ पे भी एसेट है, लेकिन बैंक अकाउंट जो आ गया इसलिए 1/12 सॉरी 1/21। ठीक है। हेल्थ को वेटेज जो है 1/6 है, न्यूट्रिशन को बाकी दोनों को 1/12, एजुकेशन को 1/6, इसमें 1/12 सबको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। और जो इंटरनेशनल मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है सबको 1/8 1/8 और उधर एक 1/6 साइड वेटेज पे घुमा दिया था, इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड के अमॉन्ग या फिर कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन सोसाइटी में, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इनइक्वालिटी। और इनकम इनइक्वालिटी क्या क्या कारण हो सकता है यार, कुछ प्राइवेट सेक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ एसेट्स देखने को मिलता है, उसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिल सकता है। अर्बन बायस है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लोग अर्बन एरियाज में ही इन्वेस्ट करते हैं। हाई इन्फ्लेशन जो है गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिल सकता है। मोर फोकस जो कैपिटल इंटेंसिव वे ऑफ प्रोडक्शन है उस पर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए लोगों के पास पैसा नहीं जा पाता, तो इसीलिए इनकम इनइक्वालिटी होता है। एंड मेथड टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी भाई, गिनी कोफिशिएंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में हम बात करें, गिनी कोफिशिएंट जो है ये हमारे पास है मेथड टू मेजर इनकम इनक्वालिटी। तो ये गिनी कोफिशिएंट की बात करें तो ये मेजर करता है इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी विद अ नेशन और अ ग्रुप। इसका वैल्यू जो होता है 0 से 1 तक रेंज करता है, और 1 को ऐसे लिखते हैं। सो 1 मीन्स इनइक्वालिटी। परफेक्ट इनइक्वालिटी अगर है हमारे पास तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। सो 1 मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी, 1 पर्सन हैज ऑल द इनकम। एंड 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब एवरीवन हैज सेम इनकम। ठीक है। सो इनकम इनइक्वालिटी गिनी कोफिशिएंट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द एरिया बिटवीन द लॉरेंज कर्व एंड द लाइन ऑफ इक्वालिटी। जो लॉरेंज कर्व है यहाँ से गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है। जो एरिया बिटवीन लॉरेंज कर्व एंड जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है इसके बीच का जो एरिया है ये गिनी कोफिशिएंट से यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है भाई। ठीक है। सो लॉरेंज कर्व क्या होता है, इट इज़ ए ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे क्या है, कम्युलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम दी लोएस्ट टू दी हाईएस्ट इनकम। एंड यहाँ पे कम्युलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्नड। ठीक है, लोएस्ट से हाईएस्ट इनकम की तरफ इधर है, और इधर क्या है, शेयर ऑफ दी कंट्रीब्यूशन ऑफ दी कम्युलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्नड। तो देखो भाई, अगर इक्वालिटी होता मतलब सबके पास बराबर इनकम होता तो लाइन ऑफ इक्वालिटी इस प्रकार से होता है। लेकिन जितना दूर जा रहा है ये लाइन इनकम लाइन ऑफ इक्वालिटी से, ये लॉरेंज कर्व जितना दूर जा रहा है उतना ज़्यादा यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो लाइन ऑफ इक्वालिटी इज द परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो। कर्व डिविएशन इंडिकेट लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। लार्जर द एरिया, ये देखो भाई, ये लार्जर एरिया होगा तो इसका जो गिनी कोएफिशिएंट होगा वो 1 के पास होगा, मतलब ज़्यादा इनइक्वालिटी होगा। लार्जर द एरिया बिटवीन द ऑरेंज कर्व एंड द लाइन ऑफ इक्वालिटी, हायर इज द इनइक्वालिटी, मीन्स हायर गिनी कोएफिशिएंट नियरेस्ट टू 1 टूवर्ड 1। लॉरेंज कर्व जो है इनकम इनइक्वालिटी को बताता है, लॉरेंज कर्व इंपॉर्टेंट है एंड गिनी कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की बात करें तो ये एक ऐसा कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट यार, द कंडीशन इन विच इंडिविजुअल हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग, जो काम कर सकते हैं, नौकरी चाह रहे हैं, एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड, है ना, नौकरी खोज भी रहे हैं, एंड विलिंग टू वर्क आर अनेबल टू गेट सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, जो काम कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट खोज भी रहा है, काम करना चाह रहा है, उसके पास भी नौकरी नहीं है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स, जो काम कर सकता है, इंटू 100। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालेंगे, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं भाई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन पर लैक ऑफ रियल जीडीपी। ठीक है, कितने एम्प्लॉयड हैं 1 लाख रियल जीडीपी के टर्म्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना, लेबर फोर्स वर्क फोर्स,
ठीक है, ये लेबर फोर्स जो है, जो काम कर सकता है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 59 ईयर्स माइनस जो काम कर रहा है वो वर्क फोर्स है। सो मेथड टू मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो नेशनल स्टेटिस्टिकल सैंपल, नेशनल स्टेटिस्टिक्स एंड सैंपल्स, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है NSSO हैज़ एम्प्लॉयड 3 मेथड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर MN दंतवाल कमिटी। जो ML दंतवाल कमिटी है, ML दंतवाल कमिटी के रिकमेंडेशन में, है ना, यहाँ पे NSSO ने यहाँ पे मेथड बनाया फॉर अनएम्प्लॉयमेंट मेजर। लाइक यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस जो है, इसमें क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट ओवर अ ईयर को यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है, प्रोवाइडिंग द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट एज ओनली अ फ्यू कैन अफोर्ड प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट। जो 1 साल तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसको यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस बोला जाता है। करंटली वीकली स्टेटस, जो कि जो एम्प्लॉयमेंट इवन जस्ट 1 आवर इन अ वीक, अगर 1 घंटे भी एक वीक में एम्प्लॉयड नौकरी कर रहे हैं तो उनको एम्प्लॉयड बोल दिया जाता है। तो इसकी वजह से हायर अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज देखने को मिलता है इसके अंदर देन द यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, है ना। कंसिडर्ड एम्प्लॉयमेंट एक घंटे को तो यहाँ पे हायर अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज देखने को मिलता है देन UPS, है ना। ये जो है लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एस्टीमेट देता है, और ये हायर अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज होता है यहाँ पे। करंट डेली स्टेटस में लुक एट अ डे बिफोर द सर्वे, ठीक है, एक डे को दिखाया जाता है। कैटेगराइज इंडिविजुअल एज एम्प्लॉयड 4 आवर, पार्शली एम्प्लॉयड 1 से 4 घंटा काम कर रहा है, अनएम्प्लॉयड लेस देन 1 आवर। सो CDS यील्ड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एस्टीमेट ओवर दी 3 मेथड। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एस्टीमेट जो है वो, है ना, हमको कौन देता है, जो करंट डेली स्टेटस है ये। अगर ना हम कारण की बात करें, मतलब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो स्किल मिसमैच की वजह से जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू 0, मतलब 4 लोगों की जरूरत है, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है 5वां इंसान का। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट अकर टेम्परली ड्यूरिंग स्ट्राइक्स, ले ऑफ, जॉब ट्रांजिशन, लॉकडाउन्स या फिर इम्परफेक्ट लेबर मोबिलिटी। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, याद रखना, स्ट्राइक्स के समय यहाँ पे अनएम्प्लॉयड होता है, उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो बिजनेस साइकिल में ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन फेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, लोग निकाल दिए जाते हैं, उस समय उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड है बिकॉज इशू है कंट्री के अंदर, लाइक वेरियस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो उसकी वजह से क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे क्या होता है, जो न्यू टेक्नोलॉजी मशीनरीज, इन्होंने प्रोडक्शन मेथड इंप्रूव कर दिए, जिससे लेबर सेविंग्स डिवाइसेस जो थे उसकी वजह से रिप्लेसमेंट देखने को मिला वर्कर्स का बाय मशीन, तो उसके वजह से टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, जो लेबर वर्क फॉर अ पर्टिकुलर सीजन एंड देन रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एज सीजनल। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साइक्लिकल में साइकिल की बात होगी भाई, साइक्लिकल में साइकिल की बात होगी। साइकिल कौन सा साइकिल, बिजनेस साइकिल, ठीक है। सीजनल में सीजन की बात होगी, दैट इज रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। तो सीजन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर यार, ठीक है। डिस्गाइज जितना जरूरत नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 0। फ्रिक्शनल में क्या हो रहा है, स्ट्राइक्स के समय, स्ट्राइक्स के समय फ्रिक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, ले ऑफ के समय। एंड एक और याद है, स्ट्रक्चरल में स्किल मिसमैच, एस से स्किल, एस से स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में स्किल मिसमैच, इस तरीके से याद रखेंगे। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यार, ठीक है। तो बात की बट पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बट एग्रीकल्चर सेक्टर की।
प्राइमरी सेक्टर है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी यार, जहाँ पे 45% ऑफ द वर्कफोर्स यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू 18% ऑफ जीडीपी। तो याद रखना दो चीज़, 45% ऑफ द वर्कफोर्स एंड 18% ऑफ जीडीपी, दिस इज व्हाट एग्रीकल्चर इज। सिग्निफिकेंस क्या है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड इंश्योर करता है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स। चैलेंजेस क्या है भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे पास जो लो प्रोडक्टिविटी है, मानसून पे डिपेंडेंस है, मार्केट इनएफिशिएंसीज है, लार्ज फ्रेगमेंटेशन, लैंड फ्रेगमेंटेशन जो देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हो जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के। गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के फॉर्म में, एग्री एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में सब्सिडीज देती है, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन में हेल्प करती है। इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, की एस्पेक्ट्स ऑफ दी एग्रीकल्चर की। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स को फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। एंड इसको अनाउंस कौन करता है भाई, एमएसपी को कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। एंड यहाँ पे कितने क्रॉप कवर्ड होते हैं भाई, 23 क्रॉप कवर्ड होते हैं, जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स भी आते हैं। तो याद रखना भाई दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है, 23 क्रॉप्स एंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये इंश्योर करता है फेयर इनकम। सिग्निफिकेंस क्या है एमएसपी का, फेयर इनकम इंश्योर करता है, स्टेबलाइज करता है प्राइस एंड बूस्ट करता है प्रोडक्शन को, है ना। चैलेंजेस ये हैं कि बेनिफिट्स जो है सेलेक्टेड स्टेट्स को ही लिमिटेड है, प्रोक्यूरमेंट इशू है, कहीं कहीं पे फिजिकल बर्डन हमको देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया जो है टॉप 10 के अंदर आता है भाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में। मेजर एक्सपोर्ट जो है राइस में, बासमती राइस एंड नॉन बासमती राइस को इंडिया एक्सपोर्ट करती है, वीट, स्पाइसेस, शुगर, टी, मराइन प्रोडक्ट्स को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में जो आया था, ये केस लाया गया था भाई, जो एग्री एक्सपोर्ट्स है उसको डबल करने की बात करता था, अराउंड $60 बिलियन का यहाँ पे एग्री एक्सपोर्ट करेंगे 2022 तक, जो कि हम नहीं कर पाए। ठीक है, फोकस किस चीज़ पे करेंगे भाई, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर जो फोकस किया आता है इट इज़ ऑन डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू एडिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। चैलेंजेस की बात करें तो WTO रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं एग्री एक्सपोर्ट्स पॉलिसी पे, जो क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड वो कमज़ोर है, एक प्रकार से हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, इसकी वजह से नुकसान हो जाता है, किसानों को स्टोर नहीं कर पाते ना। नेक्स्ट हम बात करें एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, जो की क्रॉप्स हैं जो फूड ग्रेन्स हमको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स। कमर्शियल क्रॉप्स में हम बात करते हैं शुगर केन की, जूट की, टी की, कॉफ़ी की। हॉर्टिकल्चर मतलब फल और मतलब सब्जियां जो उगाते हैं उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भाई, फिर भी हमारे देश में इतना महंगा मिलता है फल। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है, इट इंक्रीज यील्ड बट लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर क्राइसिस। यार ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है, उपजाऊ हुआ, जमीन मतलब जब क्या बोलता हूँ उत्पादन बढ़ा, बट सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर क्राइसिस देखने को मिला, बिकॉज बोर सब ने बोर से पानी निकालना चालू कर दिया, फर्टिलाइजर से इस्तेमाल किया, तो सॉइल डिग्रेडेशन हुआ यार। एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स की बात करें तो PM किसान जो कि बात करता है कि 6,000 रुपये पर ईयर डायरेक्ट इनकम दूंगा फार्मर्स को, तो PM किसान की बात करते हैं, है ना। PM फसल बीमा योजना जो कि क्रॉप इंश्योरेंस है भाई, जो कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर फसल नहीं उग पाए ठीक से। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो इजी क्रेडिट देता है फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे। इनाम की बात करें तो एक ऑनलाइन मार्केट इंटीग्रेशन है जो कि रिमूव करता है मिडिल मैन को। एंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो अराउंड 1 लाख करोड़ फंड दिया गया फॉर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई, स्मॉल लैंड होल्डिंग का चैलेंज है, लाइक एवरेज फार्म साइज डिक्लाइनिंग हो रहे हैं, हमारे पास जो एवरेज फार्म साइज है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। लो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, मीन्स कंपेयर टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स यार एग्रीकल्चर जो है वो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी लूज कर रहा है। इरीगेशन इशूज़ की बात करते हैं, मीन्स डिपेंडेंस देखने को मिलता है ऑन मानसून, ओनली 50% जो है वो नेट सोन एरिया जो है इरीगेशन के अंदर आता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमको देखने को मिलते हैं, लाइक लैक ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ की वजह से भी एक तरह से एग्रीकल्चर ठीक से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का। जो मार्केट इनएफिशिएंसीज हैं, लाइक प्राइस वॉलेटिलिटी या फिर लिमिटेड पेनिट्रेशन जो है MSP का, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ठीक से पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं।
पहला प्राइमरी सेक्टर मैंने बात की एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यार जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका ये बैकबोन है जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है टू जीडीपी। एग्रीकल्चर सेक्टर में 45% वर्कफोर्स इन्वॉल्व था, बट वो सिर्फ और सिर्फ 18% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। बट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है टू जीडीपी। एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इट फॉल अंडर दी सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसमें प्रोसेसिंग होता है रॉ मटेरियल का इनटू फिनिश गुड्स। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो बेस्ड ऑन ओनरशिप यहाँ पे 3 तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं। पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ओन करती है, लाइक भेल एंड सेल की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इसको इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन ओन करते हैं, लाइक टाटा मोटर्स, रिलायंस की बात करें। जॉइंट सेक्टर को पार्टनरशिप पब्लिक और प्राइवेट मिल के साथ जोन करते हैं, लाइक मारुति सुजुकी। यार यहाँ पे पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज दोनों मिल के इसको चला रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स की बात करें तो इसे ओन एंड ऑपरेटेड बाय कोऑपरेटिव ग्रुप, लाइक अमूल जो है कोऑपरेटिव ग्रुप मिल के इसको ओन करती है ना, अमूल की बात करते हैं हम। नाउ बेस्ड ऑन साइज, ये तो हमने बेस्ड ऑन ओनरशिप की बात की। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, नाउ बेस्ड ऑन साइज यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, लाइक हैवी इन्वेस्टमेंट जिसमें मास प्रोडक्शन होता है, लाइक स्टील एंड ऑटोमोबाइल्स। स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसको में क्या होता है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है ना। स्मॉल स्केल में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, लाइक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करें। माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो इनको इन्वेस्टमेंट के बेसिस में एंड टर्नओवर के बेसिस में कैटेगराइज किया गया है, उसकी तो हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल यूज के बेसिस में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया, लाइक एग्रो बेस्ड जहाँ पे कॉटन, शुगर, टी, जूट, फूड प्रोसेसिंग इस्तेमाल होता है। मिनरल बेस्ड में आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम ये सब का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। जिसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइक पेपर, टिम्बर, फार्मास्यूटिकल्स को फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। केमिकल बेस्ड जहाँ पे पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, पेंट्स बनाए जा रहे हैं उनको केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आया था उसने फाउंडेशन ले किया मिक्स्ड इकोनॉमी का। मतलब यहाँ पे प्राइवेट वाली चीज़ें भी रहेगी और पब्लिक वाली चीज़ें भी रहेगी। बट जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया 1991 में, तो 1991 में उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया यार। फिर 2011 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आया जिसने इंक्रीज़ करने की कोशिश की, इंक्रीज़ करने की बात की। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन को 25% ऑफ जीडीपी ले जाएंगे भाई, है ना। 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे 2022 तक, ये इन्होंने एक टारगेट रखा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, ठीक है। जो सीरीज होते हैं एससीएसएल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स होते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स जिसमें टैक्स बेनिफिट एंड सिंप्लीफाइड रेगुलेशन ऑफर किया था जिससे यहाँ पे यहाँ पे चीज़ों को बनाया जाए और एक्सपोर्ट किया जाए। सो SEZ दैट स्पेशल इकोनॉमिक एक्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू बूस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यार, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे लोग एम्प्लॉयड होंगे बोल के इसको लाया गया था। बट चैलेंजेस क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में? लैंड एक्विजिशन एक चैलेंज है इंडिया के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पॉलिसीज जो है वो इनकन्सिस्टेंट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं यार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के रिगार्डेड। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन्स की बात करें, NMIZs, ये इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप होते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करना है, इन सेक्टर ग्रोथ, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन्स बनाए गए हैं। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करना है। ये MSMEs एंड इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्रीज पर फोकस करते हैं। मेक इन इंडिया 2014 में आया था। इट एम एट बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग इंडिया ग्लोबल प्रोडक्शन हब। फोकस करते 25 की सेक्टर्स के अंदर इंक्लूडिंग दी ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल। की अचीवमेंट्स की बात करें मेक इन इंडिया के अंदर तो ये FDI इनफ्लो को इंक्रीज़ करने की कोशिश की, जिसने इंक्रीज़ किया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। डिफेंस ग्रोथ हुआ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हमको देखने को मिला यार, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट आत्मनिर्भर भारत
स्कीम की। तो जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है 2020 में आया था, ये क्यों लाया गया था? तो रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यार, है ना। इंपोर्ट डिपेंडेंस को यहाँ पे हम क्या कर सकें, कम कर सकें, एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत ये इनिशिएटिव आया था। की पिलर्स की बात करें तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी, डिमांड, ये सब की यहाँ पे पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत के। इनिशिएटिव्स के अंदर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के अंदर, तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक स्कीम देखने को मिलता है, जो कि 14 की सेक्टर्स को मिलता है यार। वोकल फॉर लोकल, जहाँ पे प्रमोट किया जाता है इंडियन ब्रांड्स को। एमएसएमई सपोर्ट्स किया जाता है, लाइक उनको लोन देके, सब्सिडीज देके, कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चैलेंजेस हैं कुछ, लाइक यहाँ पे पावर, लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी इशू देखने को मिलता है यार। जो ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। लो इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सर्विस सेक्टर की, जिसको हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। ये इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक हमारे पास आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, टूरिज्म हो गया। तो ये सब कौन प्रोवाइड करता है भाई? सर्विस सेक्टर, जो कि टर्शरी सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, एंड ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का। हमने देखा 18% जो था वो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा था, 50 to 55% जो है वो हमारे पास सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है यार ये। की कंपोनेंट्स की बात करें तो सर्विस सेक्टर में यहाँ पे हमारे पास आईटी एंड आईटीईएस आते हैं। तो इंडिया इज़ द ग्लोबल आईटी हब, लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, जहाँ पे बीपीओ, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग में ये हेड है भाई, हब है ये। टेलीकॉम की बात करें तो 5G रोल आउट से इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड जो रूरल ब्रॉडबैंड एक्सपांसन है, इससे हमारे पास सर्विस सेक्टर का ग्रोथ देखने को मिला। हेल्थ केयर एंड फार्मा के अंदर जो आयुष्मान भारत है, मेडिकल टूरिज्म, जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्ट्स हम करते हैं, हमारे देश को नहीं मिल पा रहा है वो अलग बात है। तो की कंपोनेंट है इसके अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हम बात करते हैं अबाउट डिजिटल बैंकिंग की, यूपीआई, फिनटेक, इंश्योरेंस, जो कि आईआरडीआई के अंदर होता है, यहाँ पे सर्विसेज इन्वॉल्व हैं यार। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया, मेडिकल टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में भारतमाला, सागरमाला, है ना। डीएफसी जो कि इम्प्रूव करते हैं कनेक्टिविटी को। एजुकेशन स्कीम की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर स्किल इंडिया, है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस तरह से ह्यूमन कैपिटल को बूस्ट कर रहा है, जिससे स्किल बढ़ेगा तो सर्विसेज में जाएंगे। जो रिटेल एंड ई कॉमर्स हैं उसका बढ़ातरी देखने को मिली अपने को, माइक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, है ना। जो फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल एंड डिजिटल मार्केट प्लेस में हमको देखने को मिला यार। सो दीस आर द की कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर, है ना। कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, लाइक अर्बन एंड मिडिल क्लास राइज देखने को मिला, जिसने इंक्रीज डिमांड देखने को मिला फॉर सर्विसेज यार। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, लाइक आईटी बीपीओ बूम देखने को मिला। बैंकिंग रिफॉर्म्स आए। डिजिटल रिवॉल्यूशन में हम बात करते हैं यूपीआई की, एआई की, ई कॉमर्स, एड टेक, फिनटेक, ये सब इसका एक्सपांसन से हमारे पास सर्विसेज सेक्टर बढ़ा। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, लाइक इन द फॉर्म डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो इससे भी सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला। बट सर्विस सेक्टर में कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं यार। जॉबलेस ग्रोथ, मतलब हाई जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो दिख रहा है बट कुछ जॉब्स में ही, फ्यूअर जॉब्स के साथ। अनइक्वल ग्रोथ, मतलब आईटी बूम कर रहा है बट टूरिज्म, लॉजिस्टिक ये लैग कर रहे हैं। स्किल वर्कफोर्स गैप है, बिकॉज नीड फॉर इंडस्ट्री अलाइंड स्किलिंग की जरूरत है भाई हमको। कुछ लोगों के पास इंडस्ट्री है बट उसके लायक स्किल नहीं है, नौकरी करना चाह रहे हैं। डिजिटल डिवाइड भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है, बिकॉज अनइक्वल एक्सेस है यार टू द रूरल एरियाज, ठीक है। ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बैकबोन है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये इनेबल करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट को, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर, अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आते हैं ना। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जिसमें हमारे पास रोड्स को, भारतमाला प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे, एनएच डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सब हमको देखने को मिले रोड्स में। रेलवे में डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स हमको देखने को मिले, वंदे भारत, इलेक्ट्रिफिकेशन ये देखने को मिला। एयरपोर्ट्स के अंदर उड़ान स्कीम जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, मतलब ग्रीनफील्ड मतलब नए एयरपोर्ट, ब्राउनफील्ड मतलब जो बने बनाए उसको अच्छा करना।
पोर्ट्स में सागरमाला प्रोजेक्ट्स की बात की, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स एंड इनलैंड हाई वाटरवेज जो बना रहे हैं, इससे हमारे पास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, बूस्ट हो रहा है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, टेलीकॉम की, जिसमें भारत नेट, 5G रोल आउट, डिजिटल इंडिया, ये सब ने एक तरह से बढ़ावा दिया डिजिटल कम्युनिकेशन को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंटरनेट में जो एक्सपांसन देखने को मिला है, ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक्स का फॉर रूरल कनेक्टिविटी, वो एक तरह से कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ोतरी है भाई। पोस्ट एंड कुरियर्स देखने को मिला अपने को, इंडिया जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन एंड लॉजिस्टिक बूस्ट है, उसकी वजह से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यार, है ना। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, लाइक पावर जनरेशन में थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल में हमने सोलर, विंड, बायोमास, ये सब की बात की। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो उदय स्कीम है, उसने इसको एक तरह से बढ़ोतरी दी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। स्मार्ट ग्रिड, डिस्कॉम्स रिफॉर्म्स, है ना। ऑयल एंड गैस में जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरिंग पॉलिसी है ना, उसने बूस्ट दिया। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसने एनर्जी सेक्टर को, ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमने बात की, लाइक नेशनल सोलर मिशन की, विंड एनर्जी प्रमोशन की, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, इन्होंने भी इस तरह से एनर्जी सेक्टर को बूस्ट किया यार। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, लाइक यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करते हैं, पीएम गति शक्ति, है ना, इसने एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स की, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं भाई। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? ये कोलैबोरेशन है भाई, किसी किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो हेल्प करता है एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, है ना। रिस्क दोनों तरफ शेयर करता है, इनोवेशन लाता है यार, ठीक है। सो हम बात करें अबाउट की पीपीपी मॉडल्स की, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र की। इसमें क्या करता है, जो प्राइवेट एंटिटी है वो बिल्ड करता है, उसको ऑपरेट करता है फॉर फिक्स पीरियड, देन उसको ट्रांसफ़र करता है टू द गवर्नमेंट। लाइक जो हाईवेज होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, वो इस मॉडल पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र की। बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र ये सिमिलर होता है टू द बीओटी यार, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के जैसा ही होता है, बट प्राइवेट एंटिटी ओन्स द एसेट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का समय जो होता है वो किसका होता है, प्राइवेट एंटिटी का हो जाता है। लाइक पावर प्लांट्स हो गए, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स हो गए। बिल्ड ओन ऑपरेट, ये प्राइवेट एंटिटी करता है, उसको बिल्ड करता है, उसको ओन आप करता है, उसको ऑपरेट करता है प्रोजेक्ट को इनडेफिनेटली। लाइक प्राइवेट टोल रोड्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, है ना। नेक्स्ट इज डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफ़र। प्राइवेट प्लेयर जो है वो डिज़ाइन करता है, बिल्ड करता है, फाइनेंस करता है, ऑपरेट करता है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है। लाइक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की बात करें। उसके बाद जो है हाइब्रिड एन्युमिटी मॉडल, इसमें गवर्नमेंट जो है 40% पैसे देता है, बाकी प्राइवेट 60% को इन्वेस्ट करता है एंड गेट दी एन्युमिटी पेमेंट, ठीक है। लाइक रोड्स एंड हाईवेज ऐसे बनाए जाते हैं हाइब्रिड एन्युमिटी मॉडल पे। ईपीसी के अंदर इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट बियर द फुल कॉस्ट, बट प्राइवेट जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन को। लाइक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक ब्रिजेस, हाईवेज की बात करें तो इसमें ईपीसी मॉडल पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। दिस आर दी की पीपीपी मॉडल्स यार। एडवांटेज क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ये एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन करता है, फिजिकल बर्डन को कम करता है, फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन लाता है। चैलेंजेस क्या है, कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, रिस्क शेयरिंग इशूज़ एंड प्रोजेक्ट डिले हैं। सो इस प्रकार से हमारे पास ये ख़त्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी भी।